हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और अगर हम कहें कि परीक्षा में सिर्फ अकेले इस चैप्टर से लगभग 6 से 7 नंबर का प्रश्न आता है और अगर आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो समझिए कि आपका 7 नंबर कंप्लीट हो गया। हो सकता है उससे ज्यादा भी 1-2 नंबर आ जाए, लेकिन मतलब कम से कम 7 नंबर तो पक्का है। और प्यारे बच्चों, ये चैप्टर इतना प्यारा है, इतना बढ़िया चैप्टर है कि इस चैप्टर को समझने में, इस चैप्टर का पढ़ाई करने में, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे इतना आपको आनंद आएगा, लगेगा कि भाई हम इस चैप्टर के अंदर डूब गए हैं। ठीक है ना? इतिहास कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बशर्ते कि पढ़ाने वाला बढ़िया चाहिए और बच्चे पढ़ने वाले होने चाहिए, तब जाकर के इतिहास में आपको लगेगा कि रस है एकदम। ठीक है ना? मस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई करेंगे। और प्यारे बच्चों, यह पूरा चैप्टर ऑलरेडी हम पहले टॉपर बैच के अंदर पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे भी हमारे टॉपर बैच के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चे टॉपर बैच के साथ जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे, आप लोगों को पता है कि टॉपर बैच के अंदर यह पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। जो भी बच्चे टॉपर बैच में जुड़े हुए हैं वो एकदम बेहतर तरीके से इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो चाहते हैं कि फिर से इस चैप्टर का रिवीजन हो, तो उनके लिए हम वन शॉट लेकर के आ गए हैं। लगभग 2 घंटे के अंदर हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आप टॉपर बैच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम टॉपर बैच में लगभग 10 घंटे में इस चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। लगभग 10 क्लास लिए हैं 1-1 घंटे का, तब जाकर के ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। लेकिन यहां पर वन शॉट में हम कोशिश करेंगे कि एज ए रिवीजन पर्पस आप लोगों को हम 2 घंटे में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दें, ताकि रिवीजन भी हो जाए, जो बच्चे नए हैं उनको कंसेप्ट भी समझ में आ जाए, जो बच्चे चाहते हैं कि कुछ ट्रेलर देखें कि सर कैसा पढ़ाते हैं, उनके लिए यह एक ट्रेलर भी हो जाएगा, ताकि आप टॉपर बैच में एडमिशन ले सके। और टॉपर बैच में एडमिशन लेने के बाद तो फिर आपको बहुत विस्तृत जानकारी वहां पर मिलने वाली है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। आप जितने भी बच्चे यहां पे जुड़े हुए हैं, सभी बच्चों से हमारा एक ही अनुरोध है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए। आज आप लोगों को बिना शेयर किए हुए नहीं रुकना है। आज वन शॉट है, आपके लिए हमने एकदम स्पेशल कंटेंट लाया है, तो बाबू आज बदले में सिर्फ आप लोगों को शेयर करना है। ठीक है ना? तो आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, सब जगह पर आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि ये पूरा चैप्टर बिहार के हर एक बच्चों के पास पहुंच सके, बिहार के हर एक बच्चे इस चैप्टर से भली भांति परिचित हो सके। प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप लोग एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर करिए, और सभी बच्चों ने तो लाइक करके रखा है। जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, एक बार लाइक ठोक दीजिए, आप लोग लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि एकदम हमें पता लगे कि कितने बच्चे और कौन कौन से बच्चे आज की इस क्लास में जुड़े हुए थे। और सभी बच्चे इस चैप्टर का नाम एक बार कमेंट करिएगा, ताकि सबसे पहले चैप्टर का नाम यूरोप में राष्ट्रवाद। प्यारे बच्चों, ये बड़ा प्यारा चैप्टर है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर बैच में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं? जो बच्चे पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, यस सर लिखिएगा। जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, या फिर अगर जुड़े भी हैं, अगर पूरा कंप्लीट नहीं किए हैं, तो नो सर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि कितने बच्चे पहले से इस चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाई कर चुके हैं। यहां रिवीजन के लिए कितने लोग आए हैं और कितने लोग कुछ नया सीखने के लिए आए हैं। एक बार सभी बच्चे ना यस और नो करके हमें बताइए। एक बार सभी बच्चे यस और नो करके बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस चैप्टर को पूरा पहले से सीखे हुए हैं, पूरा पढ़े हुए हैं टॉपर बैच के अंदर। टॉपर बैच वाले का चिंता नहीं है, टॉपर बैच वाले को हम विस्तृत में पढ़ाते हैं। पिछले वर्ष आप हमारा जाकर के देखिएगा, सेम यही क्लास पिछले वर्ष, यानी कि जब हम 2024 वाले बच्चों को पढ़ा रहे थे, यही क्लास हम 6 घंटे में खत्म किए थे। लेकिन इस वर्ष थोड़ा उसमें हम विस्तृत किए, और यही क्लास हम 10 घंटे में इस बार खत्म किए हैं। यानी कि बच्चों को कंटेंट देने के मामले में कोई कंजूसी इस बार हम नहीं कर रहे हैं, विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे यस सर लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नो सर लिख रहे हैं। जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं है, टॉपर बैच में आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, और आप लोगों का टाइम टेबल यही रहेगा, इसी टाइम टेबल के अनुसार आप लोगों का पढ़ाई भी हो रहा है। तो आप लोगों ने बाबू शेयर कर दिया हो तो हम क्लास को शुरू करें। 1800 बच्चे लगभग यहां पे जुड़ चुके हैं। हम चाहते हैं कि आज ये आंकड़ा लगभग 2500 के पास जाए। ठीक है ना? इतना आप लोग शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि आज लगभग 2500 के आसपास बच्चे यहां पे जुड़े रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं इस चैप्टर के बारे में कि हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझिएगा ध्यान से, एकदम कंसंट्रेट हो जाइए, ज्यादा नहीं, बस आप 2 घंटे हमें दीजिए। एक नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ये नारा लगाए थे। हमारा ये नारा है कि तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें बेहतर रिजल्ट दूंगा, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें बेहतर रिजल्ट दूंगा। प्यारे बच्चों, आप हमें बस समय दीजिए, हम आपको बेहतर रिजल्ट ला करके दिखा देंगे, ठीक है ना? हमारे बताए हुए मार्ग पे आप चलिए, हमारे बताए हुए कंटेंट को पढ़िए, बेहतर रिजल्ट अपने आप आएगा, ठीक है ना? सबसे पहले एकदम कंसंट्रेट हो जाइए, प्रॉमिस करिए कि हम 2 घंटे एकदम कंसंट्रेट रहेंगे, पैर यहां से डगमगाएगा नहीं हमारा एकदम। अगर एक बार जुड़ गए हैं तो चैप्टर खत्म होने के बाद ये बाहर निकलेंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा हम इसको शॉर्टकट में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म अगर पढ़ना है तो टॉपर बैच के अंदर 10 घंटे का क्लास पड़ा हुआ है, जाकर के वहां पर देखिए आप लोग। हम लोगों का जो यह चैप्टर है इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। देखो बाबू, यूरोप क्या है, यूरोप क्या है, यूरोप क्या है? सबसे पहला तो सवाल यही आता है। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप एक महादेश है प्यारे बच्चों, जो कि पूरे दुनिया में 7 महादेश में से एक है, ठीक है ना? पूरे दुनिया में 7 महादेश है और उसमें से हमारा यूरोप भी एक है। और इस यूरोप में 2-3 ऐसे देश हैं जिसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना? यूरोप में 2-3 ऐसे देश हैं जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे सबसे पहले तो हम लोगों को फ्रांस के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। आप जैसे ही आगे हम आपको बताएंगे, सबसे पहले आप लोगों को फ्रांस के बारे में पढ़ना है। जब आप फ्रांस के बारे में पढ़ना शुरू करिएगा तब एक दूसरा देश भी चर्चा में आएगा जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। समझिएगा जरा ध्यान से, जब आप पढ़ना शुरू करिएगा तो एक दूसरा देश भी है ऑस्ट्रिया, इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। अगर उसके बाद हम आगे बढ़ें तो इसमें एक और देश है जिसका नाम है इटली, तो इटली के बारे में भी हम लोगों को इसी चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद है जर्मनी, जर्मनी के बारे में हम लोगों को इसी चैप्टर में पढ़ना है, जर्मनी के बारे में भी हम लोगों को इसी चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में अब जब लास्ट सिचुएशन में पहुंचिएगा, सबसे लास्ट में, तो एक और देश है जिसका नाम है डेनमार्क, तो डेनमार्क के बारे में भी हम लोगों को थोड़ा सा इस चैप्टर में पढ़ना है। मुख्य रूप से प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मुख्य रूप से यह जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के बारे में ज्यादा पढ़ना है। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी, और ये जितने भी सारे देश देख रहे हैं आप लोग, ये सभी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह जितने भी देश आप लोग देख रहे हैं यह सभी यूरोप महादेश के अंतर्गत ही आते हैं और सब आपस में एक दूसरे के नजदीक नजदीक हैं। यानी कि फ्रांस के बगल में ऑस्ट्रिया है, ये, और इटली जर्मनी भी एकदम बगल में ही है, डेनमार्क भी एकदम जर्मनी के बगल में ही है। तो ये सभी देश जो है ना वो आपस में पड़ोसी देश हैं, लेकिन सब देश एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। और इन्हीं सब देशों की कहानी हम लोगों को पढ़नी है। यूरोप में राष्ट्रवाद। अच्छा, ये तो हो गया यूरोप का बात कि यूरोप जो है वो क्या है, एक महादेश है। अब बात करते हैं कि ये राष्ट्रवाद क्या है। देखो बाबू, राष्ट्रवाद क्या है समझिएगा आप लोग। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, बहुत प्यारा सा एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लिया जाए हमारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम था, समझिएगा, बड़ा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। हमारा देश भारत जो है वो अंग्रेजों का गुलाम था, हमारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम था। और हमारे इस भारत देश में अंग्रेजों से लड़ने के लिए लोग जागरूक हुए, हमारे इस भारत देश में अंग्रेजों से लड़ने के लिए लोग जागरूक हुए। पहले लोग जागरूक नहीं थे, पहले अंग्रेज जैसे सता रहे थे वैसे लोग चुपचाप सहन कर रहे थे। लेकिन धीरे 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 यहां के लोगों के मन में आने लगा कि अंग्रेज लोग हमें गुलाम बनाए हुए हैं, हमें अंग्रेजों से लड़नी चाहिए। लोगों के अंदर वो आग लगी और लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़े। तो ध्यान रखिएगा कि लोगों के अंदर देश के प्रति जो आग लगा, लोगों के अंदर देश के प्रति जो भाव आया, देश के प्रति जो लगाव उत्पन्न हुआ कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, देश के लिए लड़ें, हमारे देश के लोगों को जो सताया जा रहा है उसके लिए लड़ें। तो ये जो मन के अंदर भावना आई ना, देश के लिए जो भावना आई ना मन के अंदर, यही प्यारे बच्चों राष्ट्रवाद कहलाता है। समझ में आया ना? इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं, बस इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है और कुछ अलग नहीं है। आपके मन के अंदर अगर देश प्रेम की भावना है, अगर एक संस्कृति में रह करके आप अगर भेदभाव नहीं कर रहे हैं, वही राष्ट्रवाद है और कुछ राष्ट्रवाद के बारे में अलग हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो हमें यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर को पढ़ना है। अच्छा,
अब इस चैप्टर में जब आप आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ना है, अलग अलग सम्राट के बारे में पढ़ना है, उस सम्राट के अलग अलग प्रधानमंत्री हुए, उन सभी प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है। चलिए एक नजर हम उस पर भी डालते हैं कि कौन कौन से राजा के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और कौन कौन से क्रांति के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो प्यारे बच्चों, अगर बात किया जाए क्रांति के बारे में कि कौन कौन सा क्रांति हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, तो यहां पर फ्रांस का क्रांति हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। फ्रांस का क्रांति, फ्रांस की क्रांति हम लोगों को इस चैप्टर में फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ना है। और फ्रांस की क्रांति में दो तीन क्रांति है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे तो क्रांति छोटा मोटा बहुत सारा हुआ, लेकिन दो तीन क्रांति ऐसा है ना जिसके बारे में हम लोगों को बढ़िया तरीका से पढ़ना है। एक तो हो गया 1789 ईस्वी का क्रांति, और ये जो पार्ट है ये 9th क्लास का ही पार्ट है, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए इस पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। यानी कि 1789 का जो क्रांति है, 1789 की जो क्रांति है, इस क्रांति को समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो 1789 की क्रांति हम लोग सबसे पहले समझेंगे। जब हम लोग 1789 की क्रांति समझेंगे तो उसके बाद हम लोगों को एक दूसरा क्रांति पढ़ना है, 1830 की क्रांति, ठीक है ना। 1830 की क्रांति, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोगों के मन में एक शब्द आ रहा होगा कि सर जी क्रांति मतलब क्या होता है। क्रांति को अंग्रेजी में रिवॉल्यूशन कहते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। और क्रांति कहने का अर्थ यह हुआ कि जब ये शासन करने वाला जो राजा है, यानी कि जो राजा है, जो सम्राट है, अगर वो जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दे, जो राजा है वही अगर अत्याचार करना शुरू कर दे, तब जनता राजा के विरुद्ध होकर के आवाज उठाती है। और जनता जो राजा के विरुद्ध होकर के आवाज उठाती है उसी को क्रांति कहते हैं, आंदोलन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्यारे बच्चों, यहां पे दो तीन क्रांति पढ़ना है, 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति, और एक क्रांति और हमें पढ़नी है जो है 1848 की क्रांति। एक क्रांति और पढ़नी है जिसका नाम है 1848 की क्रांति। ये तीन क्रांति के बारे में हम लोगों को बहुत विस्तार से पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है ना। ये तीन क्रांति के बारे में हमें बहुत विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ना है, 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। जब ये सब क्रांति हम लोग पढ़ेंगे तो उस दरमियान बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे सम्राट, शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से शासक आए, फ्रांस के राजा का क्या नाम था, इटली के राजा, प्रशा के राजा, जर्मनी के राजा, वहां के प्रधानमंत्री कौन थे, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को जानकारी रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1789 की क्रांति का। प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग पहले राजा से शुरुआत करेंगे, और उस राजा का नाम क्या है? लुई 16वां। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम एक राजा के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लुई 16वां, ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले इस राजा के बारे में, सम्राट, हम यहां पर लिख देते हैं सम्राट, ठीक है ना। सम्राट मतलब होता है शासक, समझ में आ गया बाबू? तो सबसे पहले हम लोग इन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लुई 16वां के बारे में। लुई 16वां के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेपोलियन बोनापार्ट। हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे तो उसके बाद जो नया राजा बनेगा वो बनेगा लुई 16वां। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है नेपोलियन बोनापार्ट के बाद, जिसको कहते हैं वियना की संधि। ध्यान रखिएगा, वियना की संधि। तो वियना की संधि भी हम लोगों को साथ साथ पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़े बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वियना की संधि। यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक वर्ष यहां से परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। तो इसे पढ़े बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर यह चैप्टर आधा अधूरा रह जाएगा। तो सबसे पहले लुई 16वां, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, और नेपोलियन बोनापार्ट के बाद एक फिर से राजा आएगा जिसका नाम है लुई 18वां। इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। जो जो हमें पढ़ना है सिर्फ उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो लुई 16वां, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, और नेपोलियन बोनापार्ट के बाद लुई 18वां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू आप लोगों को?
यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो एक बार जल्दी से यस सर लिख करके बताइए आप लोग। मेजनी के बारे में अभी नहीं, मेजनी के बारे में आगे पढ़ेंगे बाबू, ठीक है ना। हम सब कुछ आप लोग को बताते चलेंगे, सब कुछ हम आप लोगों को बताते चलेंगे, बिल्कुल आप लोग चिंता ना करिए, ठीक है ना। हर एक चीज आप लोग को हम बताएंगे, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों से छूट जाएगा। समझ में आ गया ना? एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों से छूट जाएगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। समझ में आ गया बाबू? हाँ, तो किसके बारे में पढ़ेंगे? लुई 18वां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो लुई 18वां के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों एक नए सम्राट के बारे में जिसका नाम है चार्ल्स एक्स। ध्यान रखिएगा, एक नए सम्राट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है चार्ल्स एक्स। इसी को चार्ल्स दसम भी कहते हैं। चार्ल्स एक्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। और जब हम लोग चार्ल्स एक्स के बारे में पढ़ाई कर रहे होंगे तो यहीं पर एक प्रधानमंत्री के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? कोई बच्चे बता सकते हैं? बताओ बाबू जल्दी से। चार्ल्स एक्स जब राजा बना था तो अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया था? कोई बच्चे अगर बता सकते हो तो बताइए। कोई भी बच्चे अगर बता सकते हैं तो बताइए कि जिस समय चार्ल्स एक्स राजा बना था उस समय प्रधानमंत्री कौन था? बताओ बाबू जल्दी जल्दी से बताइए। और बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर आप अपना 2 क्लास कर दीजिए। प्यारे बच्चों, हमने पूरा विचार बना लिया है कि अब 1 से 2 दिन के अंदर में हम आप लोगों का 2 क्लास करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्लास होगा साइंस और सोशल साइंस का और दूसरा क्लास हमारा होगा हिंदी और संस्कृत का। तो अब हम जल्दी ही 2 क्लास लेकर के आ रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ 1 क्लास करवा रहे थे, लेकिन अब हम जल्द ही 2 क्लास का घोषणा करने वाले हैं। 1 से 2 दिन के अंदर में हम घोषणा करेंगे कि हमारा 2 क्लास हो गया है। साइंस सोशल साइंस का 1 क्लास, हिंदी संस्कृत का एक दूसरा क्लास, ठीक है ना। बस आप लोग हौसला रखिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा और हमारे बच्चों के पास चलकर तो समंदर भी आएगा। है तो थक कर ना बैठना है मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोगों को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखिएगा। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, शीशा टूट जाए ऐसा पत्थर तलाश करो आप लोग, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो प्यारे बच्चों, यहां पे चार्ल्स एक्स का जो प्रधानमंत्री था इसका नाम है पोलिग्नेक। क्या नाम है? पोलिग्नेक। देखिए हमारे टॉपर बैच वाले बच्चों का जलवा, उन्होंने सब कुछ सही सही जवाब दे रहा है, ठीक है ना। टॉपर बैच वाले हमारे ना सब कुछ सही सही पहले से बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पोलिग्नेक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चार्ल्स एक्स के बाद, अच्छा एक चीज यहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहीं पर लुई 16वां जिस समय राजा है, यहां पे हम लोग 1789 की क्रांति पढ़ेंगे। यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1789 की क्रांति पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। और यहां पे चार्ल्स एक्स जहां पर है, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे 1830 की क्रांति। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे 1830 की क्रांति, ठीक है ना। जो टॉपर बैच वाले बच्चे हैं ना, उनको एकदम अच्छे से ये सब कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तो 1830 की क्रांति है यहां पे। उसके बाद प्यारे बच्चे एक नया राजा बनेगा जिसका नाम है लुई फिलिप, ठीक है ना। नाम क्या है? लुई फिलिप। ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? लुई फिलिप। और एक नया राजा बनेगा लुई फिलिप। और लुई फिलिप जो होगा बाबू, इसका जो प्रधानमंत्री होगा, लुई फिलिप का जो प्रधानमंत्री होगा, याद रखना आप लोग, लुई फिलिप का जो प्रधानमंत्री होगा भाई, लुई फिलिप का प्रधानमंत्री कौन है? गीजो। याद रखिएगा, लुई फिलिप का प्रधानमंत्री कौन है? गीजो। याद रहेगा ना, लुई फिलिप का प्रधानमंत्री कौन है? गीजो। याद रहेगा बाबू, जल्दी से बताइए यस और नो। गीजो इसका प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। और ये वाला जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो यहां पर होगा एक अलग क्रांति जिसको कहेंगे 1848 की क्रांति। 1848 की क्रांति, ठीक है ना। तो ये क्रांति के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। लुई 16वां के बारे में पढ़ेंगे और यहां से 1789 का क्रांति क्लियर होगा। चार्ल्स एक्स के बारे में पढ़ेंगे, यहां से 1830 की क्रांति क्लियर होगा। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे, यहां से वियना की संधि क्लियर होगा। उसके बाद लुई 18वां के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। लुई फिलिप के बारे में पढ़ेंगे, यहां से हमारा 1848 का क्रांति क्लियर होगा। जब इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो इतना पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे एकीकरण पर। इटली और जर्मनी का एकीकरण, ये हमारा टॉपिक होगा। इसके बाद इटली और जर्मनी का एकीकरण, इटली और जर्मनी का एकीकरण, इटली और जर्मनी का एकीकरण, ये हमारा टॉपिक होगा,
ठीक है ना। ये हमारा टॉपिक होगा इटली और जर्मनी का एकीकरण। और इसमें सबसे पहले हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो कि इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। क्या आप लोग उनका नाम बता सकते हैं बाबू? हैं? बताओ जल्दी से, क्या आप लोग उनका नाम बता सकते हैं? जल्दी से एक बार बताइए। हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका कि इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या आप लोग उनका नाम बता सकते हैं या नो? बताओ भाई। कितने बच्चे बता सकते हैं? मेजनी। इटली के एकीकरण में बिस्मार्क नहीं है मेरे दोस्त, हैं? इतना दिल ना तोड़ दीजिए, हमें बड़ा मेहनत कर करके टॉपर बैच में पढ़ाए थे, ठीक है ना। बिस्मार्क का नाम कैसे ले लिया इटली के एकीकरण में? इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का चर्चा तो दूर दूर तक नहीं था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का चर्चा था, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इटली के एकीकरण के बारे में, और इटली के एकीकरण में एक व्यक्ति का सबसे ज्यादा योगदान है, और वो व्यक्ति कौन है? मेजनी। ध्यान रखिएगा, मेजनी के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। जब हम लोग मेजनी के बारे में पढ़ लेंगे तो दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों काउंट काबूर के बारे में। और काउंट काबूर के पहले जो शासक हैं वो है विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल। कौन है बाबू? विक्टर इमैनुअल, ध्यान रखिएगा। और विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। विक्टर इमैनुअल का जो प्रधानमंत्री है ये कौन है? काउंट काबूर। ध्यान रखिएगा, कौन है? काउंट काबूर। ये तो हम बस ट्रेलर दिखा रहे हैं, अभी तो पूरा विस्तार से बताएंगे। ऐसा मत समझिएगा कि सर इतना शॉर्टकट में भाग रहे हैं। ये तो बस हम आपको पूरा सारांश बता रहे हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। बस हम अभी यही बता रहे हैं। तो बाबू प्रधानमंत्री कौन है? काउंट काबूर है। और उसके बाद एक तीसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी, तो गैरीवाल्डी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये तीनों जो व्यक्ति हैं, ये तीनों व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित हैं। अब उसके बाद जब हम लोग आएंगे जर्मनी के एकीकरण में, तो जर्मनी के एकीकरण में बस एक ही व्यक्ति का नाम जो है वो आपको पढ़ना होगा, और वो कौन है पता है? बिस्मार्क। एक ही व्यक्ति का नाम आएगा जर्मनी के एकीकरण में, और उनका नाम है बिस्मार्क, ठीक है ना। बिस्मार्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जब हम लोग बिस्मार्क के बारे में पढ़ेंगे, और तो सबसे लास्ट टॉपिक जो होगा बाबू, वो सबसे लास्ट टॉपिक है यूनान में राष्ट्रीय आंदोलन। यूनान में राष्ट्रीय आंदोलन। यूनान में राष्ट्रीय आंदोलन। इतना टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। इतना टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो हम 15 से 20 मिनट में आप लोगों को ये पूरा झलक दिखा दिए कि हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। यहां तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार सभी बच्चे यस सर लिख करके कमेंट बॉक्स में भेजिए आप लोग, ताकि हमें पता लगे कि यहां तक सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, ठीक है ना। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डबल सी लिखो भाई आप लोग, डबल सी। प्यारे बच्चों, सब बच्चे मिल करके डबल सी लिखिए ताकि हमें पता लगे कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है। सभी बच्चे डबल सी लिखिए ताकि हमें पता लगे कि नहीं एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। सब बच्चों का क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, और टॉपिक का हमारा शुरुआत होगा प्यारे बच्चों यहां से। सबसे पहले ये सातों महादेश को आप लोग पहचानना सीखिए, जिसमें हमारा यूरोप यहां पर है। अभी हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे, अभी हम लोग जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं, ये बस और बस यहीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। पूरे विश्व के मानचित्र में सिर्फ इतना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना? सिर्फ इतना ही के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देख लीजिए, ठीक है ना। सिर्फ इतना के बारे में हम लोग बाबू पढ़ेंगे, बस सिर्फ इतना के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले, ठीक है ना। यानी यूरोप यही है, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जो कुछ भी है सब यूरोप के अंदर ही है। तो अभी हम लोग बस इतना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी यूरोप के अलावा बाकी और भी 6 महादेश हैं। यूरोप के अलावा 6 महादेश हैं, टोटल 7 हैं, यूरोप के अलावा 6। अफ्रीका, एशिया, ध्यान रखिएगा, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर अंटार्कटिका हो गया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, तो ये सब ना 7 महादेश होते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। चलिए, सबसे पहली बात हम लोग करते हैं 1789 ईस्वी के क्रांति का।
सबसे पहले हम लोग बात किसका करेंगे? 1789 ईस्वी के क्रांति का। तो प्यारे बच्चों 1789 ईस्वी के क्रांति का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला बात आता है, ध्यान से सुनना बाबू आप लोग, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे 1789 की क्रांति। 1789 की क्रांति समझिएगा जरा ध्यान से, पूरा एक एक चीज हम आपको बताएंगे और इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को टॉपर बैच के अंदर में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए, ठीक है ना। प्यारे बच्चों 1789 ईस्वी की क्रांति के समय जो फ्रांस का सम्राट था, अच्छा ये 1789 ईस्वी का क्रांति हुआ है कहां, हम इसको भी पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। हम यहां लिख देते हैं फ्रांस की, लिख देते हैं फ्रांस की 1789 की क्रांति। यानी कि ये जो क्रांति हुआ है ये कहां में हुआ है? फ्रांस में हुआ है। ये एकदम आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये जो क्रांति हुआ है ये कहां में हुआ है? फ्रांस में ये क्रांति हुआ है। फ्रांस एक देश है, आप लोग जानते होंगे। जिस समय ये क्रांति हुआ उस समय वहां का जो सम्राट था, यानी कि फ्रांस का जो सम्राट था उसका नाम है लुई 16वां। नाम क्या है बाबू? लुई 16वां। फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16वां। फिर आप कहिएगा कि सर राजा लुई 16वां था, फिर क्रांति क्यों हुआ? आखिर क्या ऐसा समस्या आया? क्या राजा बढ़िया नहीं था? राजा कैसा था? ये सब मन में आपका विचार आएगा। तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो हमारा लुई 16वां राजा है फ्रांस का, यह कैसा राजा था आप लोग को पता है? यह एकदम घटिया राजा था, ठीक है ना, एकदम घटिया राजा था, एकदम घटिया से घटिया। उसको कहते हैं प्यारे बच्चों वैसा राजा, ध्यान से सुनिएगा, वैसा राजा जो शासन तो करे लेकिन जनता की भलाई ना करे। वैसा राजा जो शासन तो करे लेकिन जनता की भलाई ना करे, वैसे राजा को हम लोग कहते हैं निरंकुशवादी। वैसे राजा को कहा जाता है निरंकुशवादी। निरंकुशवादी कहते हैं या फिर प्यारे बच्चों रूढ़िवादी कहते हैं, या तो रूढ़िवादी कहते हैं या तो प्रतिक्रियावादी कहते हैं। बात बराबर है तीनों, या तो प्रतिक्रियावादी कहते हैं, ठीक है ना। ये तीनों कहने का मतलब हुआ घटिया, समझ लीजिएगा सीधे सीधे। ये तीनों कहने का क्या मतलब हुआ? घटिया, मतलब एकदम घटिया राजा था। समझ में आ गया ना? ध्यान रखिएगा। तो लुई 16वां जो था वो निरंकुशवादी राजा था, बिल्कुल भी बढ़िया राजा नहीं था। इसके शासन काल में जनता एकदम परेशान थी। अब जनता क्यों परेशान थी? क्योंकि ये राजा जनता पर ध्यान ही नहीं देता था। ये जो लुई 16वां था ये जनता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता था। ये कहता था कि हम भाई शासन करेंगे, जनता चाहे भूखले मर जाए चाहे कैसे प्यासले मर जाए कोई मतलब नहीं है, शासन हम करेंगे। और ये शासन करता था, ठीक है ना। ये सिर्फ दो ही व्यक्ति को ज्यादा वैल्यू देता था, ध्यान रखिएगा, सिर्फ दो व्यक्ति को ज्यादा ये वैल्यू देता था। एक हो गया पादरी वर्ग के लोग और दूसरा कुलीन वर्ग के लोग। पादरी और कुलीन वर्ग के लोग। पादरी कहने का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो धर्मगुरु होते हैं, और कुलीन कहने का मतलब जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, जिनको समाज में इज्जत प्रतिष्ठा होता है। यानी कि या तो ये पैसे वाले को वैल्यू देता था या तो अपने धर्मगुरु को, ठीक है ना। चूंकि फ्रांस में ज्यादातर लोग ईसाई होते थे, तो ईसाइयों के जो धर्मगुरु होते हैं ना उन्हीं को पादरी कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये पादरी और कुलीन वर्ग को ही ज्यादा वैल्यू देता था। दूसरी बात, ये जो लुई 16वां था फ्रांस में सामंती व्यवस्था लगाया था। क्या लगाया था? सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था लगाया था। अब सामंती व्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था होता है जिसमें किसानों से ज्यादा उसके खेतों पर अधिकार राजा के एक आदमी का होता है, और राजा का जो आदमी होता है उसको सामंत कहते हैं, ठीक है ना। राजा का जो आदमी होता है उसे क्या कहते हैं? सामंत कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बाबू यहां पे लुई 16वां एक सामंत रखता था कि किसान लोग खेत में अनाज उपजाए, और सामंत जाता था और कहता था कि इस पर इतना अनाज हम ले लेंगे। यानी कि जबरदस्ती किसानों से वसूली करने का काम जो है ना वह सामंतों का होता था। तो ये जो लुई 16वां है यह सामंती व्यवस्था लागू कर दिया था, ताकि सामंती व्यवस्था के तहत ज्यादा से ज्यादा टैक्स हम किसानों से ले सके, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के ना तो मध्यम वर्ग का, सुनिएगा जरा ध्यान से, एक तो प्यारे बच्चे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, ठीक है ना,
जो किसान हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो किसान हैं, जो गरीब हैं, जो गरीब हैं, इन सब लोगों को मिला करके, इन सब लोगों को मिला करके हम कहते हैं सर्वहारा वर्ग। ये सब लोगों को अगर मिला देना एक साथ तो इनको कहा जाता है सर्वहारा वर्ग। क्या कहते हैं? इनको अगर सब एक साथ मिला दें तो इनको कहा जाता है सर्वहारा वर्ग। यानी कि लुईस सोलहवां के शासनकाल में मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, गरीब सब लोगों का स्थिति खराब था, यानी कि सर्वहारा वर्ग का स्थिति खराब था, और साथ ही साथ मध्यम वर्ग का स्थिति भी बहुत खराब था। ठीक है ना, मध्यम वर्ग का स्थिति बहुत खराब था। मध्यम वर्ग में कौन आते हैं? जो छोटी मोटी नौकरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। ठीक है ना, जो छोटी मोटी नौकरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं उसे क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग। और किसान, मजदूर, गरीब को कहते हैं सर्वहारा वर्ग। तो लुईस सोलहवां के शासनकाल में समाज में रहने वाले जितने भी वर्ग थे, चाहे मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, गरीब हो, यहां तक कि व्यापारी, जो व्यापार करने वाले लोग थे, वो भी लुईस सोलहवां से खुश नहीं थे, क्योंकि व्यापारियों पर इन्होंने आयात निर्यात शुल्क लगा दिया था। यानी अगर अपना सामान किसी दूसरे राज्य में जाकर के बेचेंगे तो भारी भरकम टैक्स देना होगा। दूसरे राज्य का सामान अगर अपने राज्य में आएगा तो भारी भरकम टैक्स देना होगा। यानी कुल मिलाकर के लुईस सोलहवां से समाज का कोई भी वर्ग खुश नहीं था। सब लोग एकदम नाराज थे, क्योंकि सब लोगों का स्थिति एकदम खराब था। अंत में जब सब लोगों का स्थिति खराब हुआ तो सब ने मिलकर के सोचा कि क्यों ना राजा के खिलाफ आवाज उठाई जाए। यही होता है राष्ट्रवाद, कि जब लोगों को प्रताड़ित किया जाए, जब लोगों पर अत्याचार हो, तब जो आवाज उठता है उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि लुईस सोलहवां के कारण फ्रांस के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी। समझ आ गया ना? लुईस सोलहवां के कारण फ्रांस के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी। प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको पता है कि लुईस सोलहवां का क्या हाल हुआ? जल्दी से एक बार बताइए आप लोग कमेंट करके। तो बाबू आप लोग क्या किया गया लुईस सोलहवां का? कोई बच्चे बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं कि लुईस सोलहवां का क्या किया गया? फांसी दे दिया गया। देखो बाबू, कहीं कहीं पर लिखा रहता है फांसी दे दिया गया, लेकिन पूरा यह सत्य नहीं है कि फांसी दिया गया था। लुईस सोलहवां पर जब लोगों का गुस्सा फूटा तो लगा कि अब लुईस सोलहवां राजा नहीं रहना चाहिए, और सब लोगों ने मिलकर के 1789 ईस्वी में आंदोलन किया, और उस आंदोलन में लुईस सोलहवां और उसकी पत्नी को बंदी बना लिया। लुईस सोलहवां, जिसकी पत्नी का नाम था, प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, पत्नी का नाम था मेरी अंतोइनेत। मेरी अंतोइनेत। तो 1789 ईस्वी में जब जनता एकदम त्रस्त हो गया, जनता कहा कि अब ऐसा राजा नहीं चाहिए, तो लोगों ने लुईस सोलहवां को बंदी बनाया, उसकी पत्नी को बंदी बनाया और जेल में डाल दिया। और पता है इसकी मृत्यु कब हुई? इसको गिलोटिन पे चढ़ा करके काट दिया। बाबू आपको हम गिलोटिन का चित्र दिखाते हैं। यही है लुईस सोलहवां, यही है लुईस सोलहवां। और लुईस सोलहवां को ना ये वाला गिलोटिन, इसको नाम क्या है? गिलोटिन। गिलोटिन पे चढ़ा करके इसको काट दिया गया। यानी कि जो सर होता है, इस सर को इसमें घुसा करके और ऊपर ये लोहा वाला जो तलवार है इससे काट दिया गया। ठीक है ना? और कब काटा गया पता है? 1793 ईस्वी में। कब बाबू? ध्यान रखिएगा, 1793। 1793 में लुईस सोलहवां को गिलोटिन पे चढ़ा करके काट दिया गया। उसकी पत्नी को भी साथे साथे काट दिया गया। ठीक है ना? और इसी को कहते हैं 1789 ईस्वी की क्रांति। इसी को क्या कहते हैं? 1789 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आया बाबू? जल्दी से बताइए। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को हम यहां पे टॉपर बैच के अंदर देंगे। तो बाबू क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग टॉपर बैच में आइएगा। ठीक है ना? जैसे मान लिया जाए कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है, तो ये पूरा पीडीएफ हम आप लोगों को टॉपर बैच के अंदर देने वाले हैं। ठीक है ना?
ध्यान रखिएगा। तो 1789 ईस्वी का क्रांति यही है। जब 1789 ईस्वी का क्रांति हुआ, जब निरंकुशवादी शासक लुई सोलहवां को जान मार दिया गया, यानी कि उसको जब राजगद्दी से 1789 ईस्वी में हटाया गया, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बदलाव होने लगे। यानी कि नेशनल असेंबली का स्थापना हुआ, फ्रांस में नया संविधान भी बन गया, सभी को समान अधिकार मिला कि समाज में रहने वाले जितने लोग हैं सब लोगों को समान अधिकार मिला। सामंती व्यवस्था जो लुई सोलहवां लगा करके रखा था, उस सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। आंतरिक आयात निर्यात था, उसको खत्म कर दिया। नाप तौल का समान पद्धति अपनाया और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया, अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया। ठीक है ना। तो इतने सारे बदलाव होने लगे, यानी कि फ्रांस में बहुत अच्छा अच्छा बदलाव होने लगे। अब समझने का जरूरत यह है कि फ्रांस में लुई सोलहवां का शासन अब खत्म हो चुका। फ्रांस में लुई सोलहवां का शासन अब खत्म हुआ है। तो बताओ बाबू, जब लुई सोलहवां का शासन खत्म हुआ तो राजा के गद्दी पे कोई ना कोई तो बैठेगा, राजा का गद्दी खाली तो नहीं रहेगा। हाँ या ना। राजा का जो गद्दी है वो वह खाली तो नहीं ना रहेगा। राजा के गद्दी पे कोई ना कोई तो जाकर के बैठेगा ना बाबू, बताओ जल्दी से। राजा के गद्दी पे कोई ना कोई तो बैठेगा। तो राजा के गद्दी के लिए अब बहुत सारे लोग संघर्ष करने लगे कि लुई सोलहवां के बाद कोई कहने लगा कि राजा हम बनेंगे, कोई कहने लगा कि राजा हम बनेंगे। और उसी समय एक व्यक्ति था जिसका नाम है प्यारे बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट। यही है वो नेपोलियन बोनापार्ट। जब 1789 ईस्वी का क्रांति हुआ तो उस समय यह फ्रांस का सेनापति था। फ्रांस का सेनापति था, यानी कि फ्रांस की सेना का नेतृत्व कर रहा था। लेकिन जब राजा हटा, यानी कि लुई सोलहवां जब हटा गद्दी पर से, तो नेपोलियन बोनापार्ट को भी लगा कि राजा हम भी बन सकते हैं। और यह बहुत ताकतवर सेनापति था, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेनापति में इसका गिनती होता था। ठीक है ना। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेनापति में इसका गिनती होता था। अब क्या हुआ कि नेपोलियन को भी लगने लगा कि राजा हम भी बन सकते हैं। इसलिए नेपोलियन क्या किया कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीति में पहला कदम रखा, यानी कि फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किया 1789 ईस्वी में। वही नेपोलियन बोनापार्ट जिसका बचपन का नाम था नेपोलियन दी बोनापार्टे। ठीक है ना। जन्म हुआ था 1769 ईस्वी में और 1789 ईस्वी में यह फ्रांस की राजनीति में प्रवेश कर गया, राजा यानी सम्राट बनने के उद्देश्य से। इसे लगने लगा कि हम भी अब सम्राट बन सकते हैं और सम्राट बनने के उद्देश्य से यह फ्रांस की राजनीति में प्रवेश करता है। और बहुत संघर्ष के बाद, कठिन परिश्रम के बाद 18 मई 1804 ईस्वी को यह राजा बन गया। 18 मई 1804 ईस्वी को यह फ्रांस का सम्राट बन गया, फ्रांस की गद्दी पर विराजमान हो गया, फ्रांस का राजा बन गया। ठीक है ना। समझ में आ गया बाबू। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की राजगद्दी पे विराजमान हो गया, फ्रांस का राजा बन गया, फ्रांस का नेतृत्व संभाल लिया। ठीक है ना। अब जैसे ही यह राजा बना, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे ही राजा बना, इसने कहा कि हम पहले वाला जितना भी कानून है, जो लुई सोलहवां के शासनकाल में नियम कानून था, वो सब नियम कानून नहीं रहेगा। इसने आते ही पूरा कानून को ध्वस्त कर दिया, पूरा कहा कि हम नया कानून बनाएंगे। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना एक अलग कानून बनाया और उस कानून का नाम रखा नेपोलियन संहिता। ध्यान से सुनना मेरे भाई, नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता नाम का एक अलग कानून बनाया। संहिता मतलब कानून होता है, यानी कि नेपोलियन के द्वारा बनाए गए कानून को ही नेपोलियन संहिता कहते हैं। नेपोलियन ने राजा बनते ही अपना एक अलग कानून बनाया। ठीक है बाबू। फिजिक्स का क्लास हम कल शुरू करेंगे। कल जितने भी बच्चे यहां पे जुड़े हुए हैं, फिजिक्स का क्लास कल से आप लोगों का शुरू हो जाएगा। यानी कि कल से फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन कल से शुरू हो रहा है, तैयार रहिएगा। हिंदी संस्कृत बहुत जल्द उसका एक अलग क्लास, अलग बैच हम लेकर के आ रहे हैं। ठीक है ना। अलग क्लास लेकर के आ रहे हैं, 2 क्लास हम अपना करेंगे। समझ में आ गया बाबू। तो यहां पे नेपोलियन संहिता, यानी कि नेपोलियन के द्वारा जो बनाया गया नया कानून था, उसी को क्या कहते हैं? नेपोलियन संहिता कहते हैं। नेपोलियन के द्वारा बनाए गए नए कानून को क्या कहते हैं? नेपोलियन संहिता कहते हैं। अच्छा, कोई बच्चे बता सकते हैं कि नेपोलियन संहिता में कुल कितने कोड थे? बताओ भाई जल्दी जल्दी से। नेपोलियन संहिता में कुल कितने कोड थे? कोई बच्चे बता सकते हैं?
5 कोड थे, ध्यान रखिएगा। नेपोलियन संहिता में कितना कोड था? 5 कोड था, ठीक है ना। यानी कि 5 तरह के कानून बनाए गए थे, उसको 5 तरह के कानून बनाए गए जिसको 5 कोड कहा जाता है। तो नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? 1804 में, जब नेपोलियन राजा बना। जैसे ही नेपोलियन सम्राट राजा बना 1804 ईस्वी में अपना एक अलग कानून लाया जिसको नेपोलियन संहिता कहते हैं, ठीक है ना। अब नेपोलियन जैसे ही राजा बना, इसने बहुत अच्छा काम किया, वैसा काम किया कि जनता एकदम खुश हो जाए। नेपोलियन बोनापार्ट ना एकदम बढ़िया राजा था, जनता के हित में काम कर रहा था। जैसे ही राजा बना, कहा कि विशेषाधिकार नहीं रहेगा, यानी कि समाज में रहने वाले हर वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिलेगा, किसी को ज्यादा वैल्यू, किसी को कम वैल्यू, ऐसा नहीं होगा। सब लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, सब लोगों को समान अधिकार मिलेगा। तो सब लोगों को समान अधिकार मिला, ठीक है ना। विशेषाधिकार को समाप्त किया, यातायात को एकदम सुगम बना दिया, सस्ता बना दिया, संचार व्यवस्था को अच्छा बना दिया, आर्थिक असमानता को दूर किया कि अमीरी गरीबी नाम का कोई चीज नहीं, आर्थिक रूप से सब समान रहेंगे। समंती व्यवस्था जो लुई 16वां लगा करके रखा था, उस समंती व्यवस्था को समाप्त किया। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया और साथ ही साथ शिक्षा में सुधार किया। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बढ़िया राजा था और जनता की भलाई के लिए एक से बढ़कर के एक काम किया, बहुत बढ़िया काम, ठीक है बाबू। नेपोलियन बोनापार्ट जनता की भलाई के लिए बहुत बढ़िया काम किया, एकदम एक से बढ़कर के एक काम किया। अब नेपोलियन बोनापार्ट धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा, ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट के बाद ये मन में एक बात आई, नेपोलियन बोनापार्ट के मन में एक बात आई कि हम जिस तरीके से फ्रांस का विकास कर रहे हैं, उसी तरीके से हम क्यों ना संपूर्ण यूरोप का विकास करें। सिर्फ फ्रांस का ही विकास क्यों करें हमें भगवान लगता है कि विकास करने के लिए ही भेजे हैं, सुधार करने के लिए भेजे हैं, तो क्यों ना हम कुछ बढ़िया काम करें। और इस उद्देश्य से नेपोलियन क्या किया, ये जो नेपोलियन है इसने अपने अगल बगल के देशों पर आक्रमण करना शुरू किया, ठीक है ना। फ्रांस के अगल बगल वाले देश जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया, ये सब जो अगल बगल के देश थे, सब पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण करके उस देश को अपने अधिकार में ले लेता था और वहां भी विकास का आंदोलन चलाता था, यानी कि वहां भी विकास करता था। यानी कि नेपोलियन का मानना था कि पूरे यूरोप में फ्रांस जैसा व्यवस्था हम कर दें, पूरे यूरोप में एक समान व्यवस्था हो, ठीक है ना बाबू। तो इसलिए नेपोलियन ने पूरे यूरोप में एक समान व्यवस्था लागू करने के पर्पज से बाकी सभी देशों को अपने अधिकार में लेना शुरू किया। और यह बात कुछ देशों को अच्छा नहीं लगा, कुछ देशों को लगा कि ये तो नेपोलियन का जबरदस्ती है, नेपोलियन अपने आप को 30 मार खान समझ रहा है, नेपोलियन को लग रहा है कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता है, नेपोलियन का कुछ उपाय करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए नेपोलियन के विरुद्ध लोगों ने षड्यंत्र रचा और यह षड्यंत्र रचा था ऑस्ट्रिया ने। षड्यंत्र किसने रचा? ऑस्ट्रिया ने वो षड्यंत्र रचा और नेपोलियन के विरुद्ध षड्यंत्र रच करके नेपोलियन को अपने जाल में फंसाना। अंत में क्या होता है कि नेपोलियन आक्रमण करता है रूस पे, ठीक है ना। नेपोलियन जब रूस पे आक्रमण किया उसको अपने अधिकार में लेने के लिए, तो रूस की सहायता के लिए 4-5 देश आ गए, ठीक है ना। रूस की सहायता के लिए 4-5 देश आ गए और यह घटना है 1815 ईस्वी का। यह घटना कब का है? 1815 ईस्वी का यह घटना है। 1804 में यह राजा बना था, 1804 में नेपोलियन राजा बना और 1815 में युद्ध करता है जिसका नाम है वाटरलू का युद्ध। ध्यान रखिएगा, 18 जून 1815 को यह युद्ध लड़ा गया जिसको वाटरलू का युद्ध कहते हैं। और यही युद्ध नेपोलियन का सबसे अंतिम युद्ध भी हुआ, ठीक है ना। यही युद्ध नेपोलियन का सबसे आखिरी युद्ध हुआ, क्योंकि नेपोलियन ने तो रूस पे चढ़ाई किया था, रूस पे आक्रमण करने के लिए, लेकिन रूस की सहायता के लिए ब्रिटेन आ गया, प्रशा आ गया, ऑस्ट्रिया आ गया, हंगरी आ गया, ये सभी देश मिलकर के रूस की सहायता करना शुरू कर दिए। अब आप लोग बताइए कि एक तरफ से नेपोलियन बोनापार्ट यानी कि फ्रांस अकेले लड़ रहा था और दूसरी तरफ से ये सभी देश आपस में मिल करके लड़ रहे थे। नतीजा तो स्पष्ट है कि नेपोलियन बोनापार्ट हारेगा, ठीक है ना।
नतीजा स्पष्ट है कि नेपोलियन बोनापार्ट हारेगा, क्योंकि एक तरफ से इतने सारे देश, एक तरफ फ्रांस अकेले। हुआ यही प्यारे बच्चों कि वाटरलू के युद्ध में यानी कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है वाटरलू के युद्ध में। नेपोलियन बोनापार्ट आत्मसमर्पण कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया। सेंट हेलेना नामक टापू जो कि चारों तरफ से, देख रहे हैं, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यहां पर बीच में यह टापू है, यहां पर यह टापू है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यानी कि एक ऐसे द्वीप पर भेजा गया नेपोलियन को जहां से यह भाग भी नहीं सकता था। ठीक है ना, जहां से यह भाग भी नहीं सकता था, ऐसे द्वीप पर नेपोलियन को भेज दिया गया। और जब नेपोलियन वहां गया तो मात्र बेचारा 6 साल तक ही वहां जीवित रह पाया। और 6 साल के बाद यानी कि 1815 ईस्वी में इसको बंदी बनाया गया था और 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु सेंट हेलेना नामक द्वीप पर ही हो जाती। ठीक है ना, सेंट हेलेना नामक द्वीप पर ही इसकी मृत्यु हो जाती है। 52 वर्ष की उम्र में नेपोलियन बोनापार्ट मर जाता है। और जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बनाया गया था 1815 ईस्वी में, उसी समय ऑस्ट्रिया पूरा एक्टिव हो गया। अब ऑस्ट्रिया को लगने लगा, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो मेटरनिक था। याद रखना भाई, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है वो कौन है? मेटरनिक। यही मेटरनिक है जो ऑस्ट्रिया का राजा है। अब आपको थोड़ा सा हम दिखाते हैं फ्रांस कहां पर है और ऑस्ट्रिया कहां पर है, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर आप समझिएगा, ये जो हरे कलर से आप भाग को देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है भाई, ये वाला जो हिस्सा है ये है फ्रांस। और ऑस्ट्रिया कहां है? ये वाला हिस्सा है ऑस्ट्रिया, ये वाला हिस्सा है जर्मनी, ये वाला हिस्सा है इटली। ठीक है ना, तो बाबू यहां पे फ्रांस है, यहां पे ऑस्ट्रिया है। तो आप समझिएगा जरा ध्यान से, ऑस्ट्रिया पर, ये ऑस्ट्रिया जो है ना, यहां का शासक कौन था? मेटरनिक था। अब ऑस्ट्रिया सोचता है कि अब पूरे यूरोप में अपना प्रभाव कायम करेंगे। नेपोलियन एक शक्तिशाली राजा था, नेपोलियन जैसे ही हटा मेटरनिक एकदम एक्टिव हो गया। तो नेपोलियन का जो काल हुआ, ध्यान से सुनना भाई, नेपोलियन का जो शासन काल हुआ वो कब से कब तक हुआ? 1804 ईस्वी से लेकर के 1815 ईस्वी तक। क्योंकि नेपोलियन 1804 ईस्वी में, ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि नेपोलियन जो है वो 1804 ईस्वी में राजा बना था और 1815 ईस्वी में यह युद्ध हार जाता है, वाटरलू का युद्ध। यानी कि नेपोलियन काल अगर पूछा जाए तो बताइएगा 1804 से लेकर के 1815 तक। समझ में आ रहा है बाबू? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले ये बताइए, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा सुनने में लग रहा है? दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं पड़नी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम दिल से बताइएगा। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है सुन करके, किससे जैसा लग रहा है? लग रहा है कि एकदम फिल्म सर जी हमको लोग को दिखा रहे हैं, फिल्म वाला स्टोरी बता रहे हैं। अगर ऐसा लग रहा है तो बताइए, अगर ऐसा लग रहा है तो बताओ भाई। यस सर, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहुत बढ़िया। तो बाबू अब क्या हुआ कि 1815 ईस्वी में जब नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हारता है तो 1815 ईस्वी में ही मेटरनिक जो है वो एक्टिव हो जाता है और पूरे यूरोप पर अपना प्रभाव कायम करना चाहता और कायम कर भी लेता है। मेटरनिक कहता है कि नेपोलियन, मेटरनिक जो कि एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था, निरंकुशवादी। मेटरनिक तो इतना घटिया, मतलब घटिया का स्क्वायर बोले, घटिया का क्या क्या बोल दे, पावर में बोल दीजिए, घटिया का क्यूब, घटिया का पावर 100। ठीक है ना, इतना घटिया राजा था, इतना घटिया राजा कि घटिया से घटिया। ठीक है ना, कितना, मतलब उसके लिए घटिया शब्द भी लगता है छोटा पड़ रहा है। वो कहता था कि शासन तो करेंगे लेकिन जनता की भलाई नहीं करेंगे। और क्या कहता था कि फ्रांस सबसे बड़ा लतखोर फ्रांस है। ये मेटरनिक कहता था कि फ्रांस जब छींकता है तब पूरे यूरोप को संक्रमित कर देता है। फ्रांस जब छींकता है ना तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कहता था मेटरनिक। मेटरनिक अपने खराब था लेकिन उसको अपना में खराबी नजर नहीं आता था, बाकी सबको खराब कहता।
ठीक है ना। तो मेटरनिख जो है वो पूरे यूरोप पर अपना प्रभाव कायम करना चाहता है, और नेपोलियन जो भी बढ़िया बढ़िया काम किया था, मेटरनिख कहता है कि सबको अस्त व्यस्त कर दो। नेपोलियन जो भी बढ़िया बढ़िया काम किया है ना, सबको एकदम खत्म कर दो, एकदम पहले वाला व्यवस्था आ जाए। लुई 16वां के शासनकाल में जो व्यवस्था था ना, वही व्यवस्था फिर से आ जाए। नेपोलियन जो भी बढ़िया काम किया है सबको एकदम छितरा दो, ठीक है ना। और मेटरनिख जो है वो बहुत लंबे समय तक यूरोप में अपना प्रभाव कायम किया, लगभग 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक। 1815 से लेकर के 1848 तक का जो समय है, इसे कहा जाता है मेटरनिख काल। क्या कहा जाता है? मेटरनिख काल। 1815 से 1848 तक का जो समय है ना, इसे मेटरनिख काल के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, मेटरनिख काल यही हुआ। तो यहां पे मेटरनिख जो है वो पूरा अधिकार कर लेता है, और नेपोलियन के हटने के बाद 1815 ईस्वी में ही मेटरनिख कहता है कि एक संधि होगा, एक समझौता होगा, और उस समझौता में पहले वाली व्यवस्था को कायम किया जाएगा। और 1815 में ही नेपोलियन जो है एक समझौता करता है, जिसको कहते हैं वियना समझौता, वियना सम्मेलन, 1815 ईस्वी में। और यह वियना सम्मेलन सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि नेपोलियन के द्वारा किए गए सभी बदलाव के कार्यों को हम समाप्त कर सकें। जो पहले वाला व्यवस्था था लुई 16वां के समय में, वह व्यवस्था पुनः हम फ्रांस में स्थापित कर सकें, यानी कि जो पुरातन व्यवस्था है उसको हम लागू कर सकें। और इसलिए नेपोलियन जो है वो गया और मेटरनिख का अधिकार शुरू। इधर वियना सम्मेलन हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन बना? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख बना। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन बना? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख बना। और यह वियना सम्मेलन में कहा गया कि फ्रांस जितना भी बदलाव का कार्य यहां नेपोलियन ने किया है, चाहे वो फ्रांस में किया है, चाहे वो अगल बगल के देशों में किया है, चाहे इटली में, जर्मनी में, सब लोगों को एकदम बांट दो, सब लोगों को छितरा दो। एकदम मतलब फ्रांस के ये नेपोलियन के द्वारा किए गए सभी कामों को अस्त व्यस्त कर दिया गया। नेपोलियन के द्वारा किए गए सभी कामों को अस्त व्यस्त कर दिया गया। समझ आ गया ना? यानी कि नेपोलियन एक भी बढ़िया काम किया था तो उसको खराब कर दिया गया। इसलिए वियना सम्मेलन किया गया। फ्रांस के ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया, कि फ्रांस के ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगा क्योंकि फ्रांस के कारण इतना नुकसान हुआ है, ठीक है ना। तो वियना सम्मेलन, यहां से सवाल बनता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और वियना सम्मेलन जब हुआ तो वियना सम्मेलन में क्या हुआ कि जर्मनी को लगभग 300 भागों में बांट दिया गया, इटली को अनेक भागों में बांट दिया गया, और फ्रांस का नया राजा बना दिया गया लुई 18वां को, जो कि बुर्बो राजवंश का था। किस राजवंश का? लुई 16वां था। बुर्बो राजवंश का ही लुई 16वां भी था, और बुर्बो राजवंश का यह भी है। तो लुई 16वां राजा, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, और अब राजा कौन बन गया है? लुई 18वां। तो लुई 18वां एक बढ़िया राजा था, ठीक है ना। लुई 18वां, ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, देखने में ही अच्छा लग रहा है बेचारा, ठीक है ना। तो ये बढ़िया राजा था लुई 18वां। और लुई 18वां जब राजा बना तो पूरे फ्रांस में समान नागरिक संहिता लागू की, ठीक है ना। लुई 18वां जब राजा बना तो ध्यान रखिएगा, पूरे फ्रांस में समान नागरिक संहिता लागू किया, ठीक है ना। क्या लागू किया? समान नागरिक संहिता। यानी कि लुई 18वां कहा, ध्यान से सुनिएगा, लुई 18वां का कहना था कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होने चाहिए, सभी व्यक्ति हमारे लिए समान है ना, सभी व्यक्ति हमारे लिए समान है। इसलिए लुई 18वां बढ़िया काम करते हुए, जनता के हित में काम करते हुए समान नागरिक संहिता लागू किया। लेकिन बहुत जल्द ही लुई 18वां का मृत्यु हो गया प्राकृतिक कारणों की वजह से 1824 ईस्वी में, ठीक है ना। लुई 18वां का मृत्यु 1824 में हो गया। 1815 ईस्वी में राजा ही बना था, 1824 ईस्वी में राम नाम सत्य हो, ठीक है ना। जब 1824 ईस्वी में ये मरा तो फ्रांस का गद्दी पुनः खाली हो गया, और उस गद्दी पर एक नया राजा बैठा जिसका नाम है चार्ल्स एक्स। क्या नाम है? चार्ल्स एक्स। समझिएगा,
लुई 18वां के बाद फ्रांस की गद्दी पर एक नया राजा बैठा जिसका नाम क्या है? चार्ल्स एक्स। और जब चार्ल्स एक्स राजा बना तो इसने अपना प्रधानमंत्री बना दिया पोलिग्निक को। ध्यान से सुनना बाबू। दूसरी बात, चार्ल्स एक्स, सबसे पहली बात, चार्ल्स एक्स जो है ना एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, अपने आकांक्षा के लिए काम करता था, अपने मन वाला काम करता था, मनमौजी आदमी था, ठीक है ना, मनमौजी आदमी था, अपना मनमौजी काम करता था, जो मन में आता था वो करता था। और इसलिए यह जो चार्ल्स एक्स था अपना प्रधानमंत्री बना दिया पोलिग्निक को। पोलिग्निक, जैसा राजा वैसा प्रधानमंत्री, जस करनी तस भोग बिलासा, जैसा राजा वैसा प्रधानमंत्री। ये जो चार्ल्स एक्स था ये एकदम घटिया राजा, प्रधानमंत्री भी बना दिया एक घटिया आदमी को, जो जनता को देख करके ही मतलब अपना चेहरा घुमा लेता था, जनता को देखना नहीं चाहता था, ना राजा ना प्रधानमंत्री, ठीक है ना। चार्ल्स एक्स एक नंबर का निरंकुशवादी राजा, पोलिग्निक एक नंबर का निरंकुशवादी आदमी, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों जो व्यक्ति है ये जनता का भलाई करना नहीं चाहता था, और राजा भी बन गया वैसने, प्रधानमंत्री बन गया वैसने। जैसे ही पोलिग्निक प्रधानमंत्री बना, चार्ल्स एक्स का फोटो देखेंगे, यही है चार्ल्स एक्स, ठीक है ना, यही है चार्ल्स एक्स। जैसे ही यह प्रधानमंत्री, जैसे ही इसने पोलिग्निक को प्रधानमंत्री बनाया, पोलिग्निक क्या किया, लुई 18वां के द्वारा जो समान नागरिक संहिता लागू हुआ था उसको खत्म कर दिया, ठीक है ना। सामंतों का नेता था ये, सामंतों का नेता था। तो जैसे ही पोलिग्निक प्रधानमंत्री बनता है यह समान नागरिक संहिता को खत्म कर देता है, फिर से विशेषाधिकार ले आया कि फिर से फ्रांस में विशेष अधिकार लोगों को मिलेगा, पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों को। और पोलिग्निक जो है वो समंती व्यवस्था को पुनः वापस लाया क्योंकि समंतों का नेता था। इसके अलावा मतदान का अधिकार आम जनता से छीन लिया, ठीक है ना, मतदान का अधिकार जो है वह आम जनता से छीन लिया, और समंतों को सिर्फ मतदान का अधिकार दिया। कहा कि मतदान जो है ना वह सिर्फ समंत लोग ही करेंगे, समंत के अलावा मतदान करने का अधिकार और किसी को नहीं दिया, ठीक है ना। तो यह पोलिग्निक बहुत ही खराब व्यक्ति था। जनता पुनः परेशान हो गई, जनता बोली कि हे प्रभु, एक बढ़िया राजा गया, एकदम घटिया राजा आ गया। जनता एकदम बेचारा परेशान 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 एकदम, ठीक है ना। अंत में जनता को लगा कि अब ऐसे नहीं होगा। जैसे ही इसने मतदान को सीमित किया, मतदान का अधिकार जनता से छीना, यह बात न्यूज़पेपर में छपा, यह बात लोगों के पास पहुंचा। जैसे ही यह बात लोगों के पास पहुंचा, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पे आ गया। लोगों ने कहा कि पोलिग्निकवा कर दिया है, पोलिग्निकवा के इतना हिम्मत कि हम लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया, इसको तो पकड़ के धमकुचड़ी उड़ा देंगे, ठीक है ना। जनता एकदम गुस्सा में, फ्रांस की पूरी जनता एकदम गुस्सा में कि अब न प्रधानमंत्री रहेगा, अब नहीं राजा रहेगा, अब होगा आर पार की लड़ाई, ठीक है ना, राम रावण वाला लड़ाई होगा। अंत में क्या हुआ, 25 जुलाई 1830 को इसने नियम बनाया था, और 26 जुलाई को जैसे ही समाचार पत्र में इस नियम को प्रकाशित किया गया, पूरा जनता एकदम भड़क गया, गुस्से में सड़क पे आ गई और आंदोलन शुरू हो गया, लोक क्रांति हो गया, ठीक है ना, क्रांति हो गया। और जब क्रांति हुआ तो 31 जुलाई 1830 को चार्ल्स एक्स जो है वो इंग्लैंड भाग गया। 31 जुलाई 1830 को चार्ल्स एक्स कहां भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। चार्ल्स एक्स इंग्लैंड भाग गया, और प्यारे बच्चों उसके साथ साथ प्रधानमंत्री भी गए, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, जैसे ही चार्ल्स एक्स भाग गया यानी कि राजा का शासन समाप्त, पुनः वहां बुर्बो राजवंश की समाप्ति हुई और वहां संवैधानिक राजतंत्र आ गया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कि चार्ल्स एक्स के मृत्यु के बाद वहां, या फिर बुर्बो वंश की समाप्ति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुर्बो राजवंश की समाप्ति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो याद रखिएगा, संवैधानिक राजतंत्र। क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र। तो प्यारे बच्चों वहां पर अब एक नया राजा बनाया गया, चूंकि चार्ल्स एक्स तो भाग गया, अब वहां एक नया राजा बना जिसका नाम है लुई फिलिप, ठीक है ना,
नया राजा बना जिसका नाम है लुई फिलिप। कहते हैं ना कि एक नाली के कीड़े को निकालिएगा तो एक दूसरा कीड़ा फिर जन्म ले लेगा। चार्ल्स एक्स एक नाली का कीड़ा था और जब ये इंग्लैंड भागा फिर एक दूसरा नाली का कीड़ा आ गया यहां पे लुई फिलिप। यही है लुई फिलिप, ठीक है ना। लुई फिलिप प्यारे बच्चों पुनः फ्रांस के राजगद्दी पे बैठ गया। और ध्यान रखिएगा, चूंकि 31 जुलाई 1830 को चार्ल्स एक्स इंग्लैंड भागा था तो इसलिए इस क्रांति को 1830 की फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं, ठीक है ना। यही है 1830 का फ्रांसीसी क्रांति। समझ में आया बाबू? यही है 1830 का, इसी को कहते हैं 1830 की फ्रांसीसी क्रांति। तो अगर आपसे 1830 की फ्रांसीसी क्रांति पूछा जाए तो वही चार्ल्स एक्स के बारे में, पोलिग्निक के बारे में, यही सब बताइएगा, ठीक है ना, ध्यान रहे। तो ऑरलेंस वंश की स्थापना हुई और लुई फिलिप को राजा बनाया गया और विश्व इतिहास में इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो 1830 का क्रांति यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये सब सवाल पूछा जाता है कि जुलाई 1830 क्रांति के क्या कारण थे, 1830 की क्रांति के प्रभाव को लिखिए। और अब उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है 1848 की क्रांति। देखिए लुई फिलिप जो राजा बना ना, तो समझिए कि 1848 की क्रांति का बीज वहीं पे बुआ गया, क्योंकि लुई फिलिप भी कोई बढ़िया व्यक्ति नहीं था। लुई फिलिप भी बढ़िया व्यक्ति नहीं था। लुई फिलिप भी घोर निरंकुशवादी आदमी था। लुई फिलिप भी घोर निरंकुशवादी आदमी था। और लुई फिलिप क्या किया कि अपना प्रधानमंत्री बनाया गीजो को। लुई फिलिप जैसे ही प्रधानमंत्री बना ना, अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया। इस तरीके से चार्ल्स एक्स अपना प्रधानमंत्री बनाया था पोलिग्नेक को, उसी प्रकार यहां पे लुई फिलिप जो है वो अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया। बोलो बाबू, यहां तक समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से बताइए। अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया हो टोटल तो एक बार जल्दी से कंफर्म बताइए। समझ में आ गया? यस सर। तो अब क्या है कि लुई फिलिप फ्रांस का शासक बना और गीजो को इसने प्रधानमंत्री बनाया। और ये दोनों भी घटिया आदमी था, यानी कि घोर निरंकुशवादी आदमी। लुई फिलिप भी घोर निरंकुशवादी और ये गीजो भी घोर निरंकुशवादी। अब जब गीजो प्रधानमंत्री बना तो इसने पूंजीपति वर्ग का समर्थन किया, यानी कि गरीब से इसको कोई मतलब नहीं है। जो पूंजीपति लोग हैं, जो पैसा वाला लोग है, उसी को सिर्फ ये वैल्यू देता था गीजो, ठीक है ना। हाँ, अब तो देखिए ना, गीजो का अब होगा ईजो ईजो। अभी देखिए ना, कुछ देर के बाद ही इसका ईजो ईजो होगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, अब गीजो जो है वो प्रधानमंत्री बना और पूंजीपति वर्ग का समर्थन किया। साथ ही साथ कहा कि हम आर्थिक नीति में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, चाहे बेरोजगारी के कारण जनता परेशान रहे, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हम किसी प्रकार के आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं करेंगे। यानी कि आर्थिक स्थिति में बदलाव करने से एकदम मना कर दिया। अतः फ्रांस का जो स्थिति था वो कमजोर हो, फ्रांस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। फ्रांस के लोग पुनः परेशान हो गए कि अरे एक राजा गया, फिर से माथा का दर्द, दूसरा राजा आ गया है। सब लोग यही सोचने लगे कि ऐसन राजा से माथा के दर्द के, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, समझ में आ गया ना। ऐसन राजा से माथा के दर्द के चूल्हे में झोंक दी, सुना है ना गाना। तो यहां पर ना ये सब कोई जनता यही सोच रहा था कि अरे राजा जो है ना, ये माथा का दर्द इसको झोंक दो, ठीक है ना। अब सब लोग सोचने लगे कि अब इस राजा को ना झोंक दो एकदम। अब क्या हुआ प्यारे बच्चे कि यहां पे गीजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। 22 फरवरी 1848 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन हुआ। लोगों को लगने लगा कि अब फिर से लोगों को एकजुट होना होगा, लेकिन एकजुट होने के लिए लोगों के पास कोई उपाय नहीं था। इसलिए एक व्यक्ति था जिसका नाम है थियर्स, और थियर्स ने एक विशाल भोज का आयोजन किया।
एक विशाल भोज का आयोजन किया, और ये जो भोज का आयोजन हुआ उसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए, और जब बहुत सारे लोग शामिल हुए तो उस भोज में ही ये कहा गया कि ये राजा फिर से नहीं सुनेगा, ये राजा के खिलाफ आंदोलन करना होगा। और वहीं से राजा के खिलाफ और उसके प्रधानमंत्री गीजो के खिलाफ आंदोलन हो गया। ठीक है ना, वहीं से आंदोलन शुरू हो गया। और प्यारे बच्चों, 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप गद्दी छोड़ करके भाग गया। आंदोलन शुरू हुआ, और देखिए 22 फरवरी को आंदोलन शुरू हुआ भोज में। ठीक है ना, लोग बढ़िया से दबा के खाया और कहा कि चलो अब राजा के खिलाफ लड़ते हैं, और राजा के खिलाफ लड़ा। दूसरे दिन में यानी कि 22 फरवरी को आंदोलन शुरू हुआ, और 24 फरवरी 1848 को राजा भाग गया। यहू भाग करके चला गया चार्ल्स एक्स के पास ही, यानी कि इंग्लैंड भाग गया। यानी कि 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप भी इंग्लैंड भाग गया। और प्यारे बच्चों, चूंकि 1848 को इंग्लैंड भागा, इसलिए विश्व इतिहास में इस घटना को 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस घटना को 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। और जब ये भागा, उसके बाद नया राजा बनाया गया लुई नेपोलियन को। लुई नेपोलियन को नया राजा बनाया गया, और ये लुई नेपोलियन 1848 में राजा बना और 1871 ईस्वी तक रहता है, जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। याद है 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि, तो वहां तक ये राजा रहता है। ठीक है ना, तो अब फ्रांस का नया राजा कौन बन गया? लुई नेपोलियन, ध्यान रखिएगा। और ये जो 1848 में गीजो और लुई फिलिप के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, इसी को कहते हैं 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। तो यही तीन क्रांति है, 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। यही तीनों क्रांति है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, और इसी तीनों क्रांति के बारे में अब हम आप लोगों को पढ़ा दिए। पहले तो ये बताइए, ये तीनों क्रांति का कॉन्सेप्ट समझ में आया? 1 घंटा 6 मिनट का क्लास हो गया है। बताइए, आपको पता चला कि हम 1 घंटा पढ़ाई कर लिए हैं? पता लगा आप लोगों को? नहीं लगा। अब अगले 1 घंटा में हम आप लोगों को बताएंगे इटली और जर्मनी का एकीकरण। ठीक है ना, अभी आप लोग ध्यान से पढ़िए, पता भी नहीं चलेगा, पढ़ लेंगे आप लोग। कितने बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आ गया। 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति और 1789 की क्रांति, एकदम समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है ना, हाँ, समझ में आया कि नहीं आया बाबू? बताओ जल्दी से। तीनों क्रांति समझ में आ गया? हाँ, इसी चीज को हम टॉपर बैच में 10 घंटे में पढ़ाए हैं। यहां तो हम आप लोगों को 2 घंटे में क्लियर कर रहे हैं ना, इसी चीज को हम 10 घंटे में पढ़ाए हैं। तो जो बच्चे टॉपर बैच वाले हैं ना, जाकर के देखिए। टॉपर बैच ऐसे ही नहीं नाम पड़ा है, टॉपर बैच आ गया ना, ध्यान रखिए। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़े बाबू। फिर देखिए, ये होता है खुशी, तभी बच्चों का एकदम एक सुर में आ रहा है कमेंट, यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये होता है बाबू बच्चों के समझ का तरीका, समझाने का तरीका। ठीक है ना, कहानी के जैसा सब कुछ। अब चलते हैं इटली और जर्मनी के एकीकरण में। क्योंकि आपको पता है कि जब वियना का संधि हुआ, जब नेपोलियन आया था, तो इटली को और जर्मनी को एक करने का प्रयास किया था। जब नेपोलियन आया था तो इटली को और जर्मनी को एक करने का प्रयास किया, लेकिन प्यारे बच्चों, जब वियना की संधि हुआ तो पुनः सबको बांट दिया। ठीक है ना, जब वियना की संधि हुई तो पुनः सबको बांट दिया गया। समझ में आ रहा है ना? वियना की संधि में पुनः सबको बांट दिया गया। जर्मनी को 300 भागों में बांट दिया गया, इटली को भी अनेक भागों में बांट दिया गया। नेपोलियन जो है ना, वो 39 भागों में ला करके समेट दिया था पूरे। लेकिन इटली जो है और जर्मनी जो है, उसको वियना की संधि के तहत पुनः बांट दिया गया, कमजोर कर दिया गया। उसी को अब एक करने का प्रयास बहुत सारे लोग करेंगे। मेज गए, गैरीबाल्डी हो गए, काउंट काबूर हो गए, बिस्मार्क हो गए। तो ये सब लोग ना अब इटली और जर्मनी को एक करने का प्रयास करें।
एक बात ध्यान रखिएगा, एक तरफ इटली का भी एकीकरण हो रहा है, दूसरी तरफ जर्मनी का भी एकीकरण हो रहा है। दोनों देश का एकीकरण साथ 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 होते हुए आगे बढ़ रहा है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि इटली और जर्मनी का एकीकरण होने नहीं देना चाहता था कौन पता है? मेटरनिख। मेटरनिख चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण कभी पूरा ना हो, ठीक है ना। मेटरनिख चाहता था कि कभी भी इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा ना हो, क्योंकि अगर इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ तो फिर हम कमजोर पड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है बाबू? समझ में आ रहा है ना? तो मेटरनिख यानी समझिएगा, अब हम लोग यहां पे इटली और यहां पे जर्मनी, इसका एकीकरण समझेंगे। लेकिन ये ऑस्ट्रिया जो बीचे में है, यह सबसे बड़ा बाधा है। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता है कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता है कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। लेकिन सबसे पहले हम लोग इटली का एकीकरण देखते हैं। इटली के एकीकरण में बहुत सारे लोग आगे बढ़कर के इटली का एकीकरण करना चाहते थे। बहुत सारे लोग आगे भी आए कि हमें किसी भी तरीके से इटली का एकीकरण करना है। इटली जो अनेक छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, यहां पे एक भाषा बोला जाता था जिसको कहते हैं इतालवी भाषा, ठीक है ना। यहां पे एक भाषा बोला जाता था जिसको क्या कहते हैं? इतालवी भाषा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। शुरुआत में इटली किसी भी देश का नाम नहीं था, एक अनेक राज्यों का एक समूह था, ठीक है ना। और यहां इतालवी भाषा बोली जाती थी, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे आप लोग समझिएगा कि इटली जो है वो अनेक भागों में बटा हुआ है। जैसे ये पूरा इटली है, तो ऊपर में आप लोग देखिएगा कि यहां पे एक जगह है जिसका नाम है वेनेसिया, यहां पे एक जगह है जिसका नाम है लोम्बार्डी। तो इधर वाला हिस्सा जो है वो ऑस्ट्रिया के कब्जे में है, इधर वाला हिस्सा फ्रांस के कब्जे में है, नीचे वाला हिस्सा जो है वो किसी और देश के कब्जे में है। यानी कि इटली का बहुत सारा हिस्सा अलग अलग देश कब्जा किए हुए। और सबसे बड़ा जो चुनौती था इटली के एकीकरण में यही था, इस कैसे सब लोगों को एक किया जाए, ठीक है ना। सबसे बड़ा चुनौती यही था कि कैसे सब लोगों को एक किया जाए, क्योंकि बिना एक किए कुछ होगा नहीं। तो इसलिए लोगों ने यह प्लान बनाया कि भाई क्या करें, सामना सामनी से लड़ाई करेंगे तो मेटरनिख जीतने नहीं देगा। अगर कोई व्यक्ति उठता भी था, अगर कोई व्यक्ति आवाज भी उठाता था कि इटली का एकीकरण करना है, तो मेटरनिख उसकी आवाजों को दबा देता था, उस व्यक्ति को ही मरवा देता था। इसलिए जल्दी कोई इटली का एकीकरण करने के लिए आवाजें नहीं उठाता था। तब जाकर के लोगों ने विचार बनाया कि क्यों ना गुप्त संगठन चलाया जाए, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। तब सब लोगों ने विचार बनाया कि क्यों ना गुप्त संगठन चलाया जाए। और गुप्त संगठन चलाने के लिए ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोग प्रयास किए, और वहां पे बहुत सारा संगठन बनने लगा, गुप्त संगठन, जिसमें एक संगठन था कार्बोनरी संगठन। गुप्त संगठन बनने लगा, यानी कि चुपचाप छुप छुप के काम करेगा इटली के लिए, ताकि ऑस्ट्रिया को पता भी ना चले और काम भी हो जाए, ठीक है ना। इसलिए इटली में क्या हुआ कि गुप्त संगठन बनना शुरू हुआ। और मेजनी, जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इटली के एकीकरण में, उसने कार्बोनरी संगठन में जुड़ा। 1810 ईस्वी में यह कार्बोनरी संगठन बना था, और यह गुप्त संगठन था जो कि छुप छुप करके इटली को एकीकरण करने का प्रयास कर रहा, ठीक है ना। और उसी समय जोसेफ मेजनी, जिसका जन्म 1805 ईस्वी में जेनेवा में होता है, इसने सोचा कि हम इटली के एकीकरण का जिम्मेदारी उठाएंगे। और मेजनी ने इटली के एकीकरण के लिए भूमिका निभाई। यही है मेजनी, बाबू ध्यान से आप देख लीजिए, यही मेजनी है। और इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाया कि हमें इटली का एकीकरण करना है, ठीक है ना। इटली के एकीकरण करने के लिए इन्होंने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, और इटली के एकीकरण करने के लिए इन्होंने अपना पूरा दमखम लगा दिया, ठीक है ना। इटली के एकीकरण करने के लिए इन्होंने पूरे लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया, और पूरे 7 लोगों को जोड़ करके 1831 में एक संगठन बनाए जिसका नाम था यंग इटली। क्या नाम था? यंग इटली, ध्यान रखिएगा। तो मेजनी क्या करते हैं, 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक एक संस्था बनाते हैं, और इसमें बहुत सारे जो युवा वर्ग के लोग हैं ना, वो जुड़ते हैं।
इटली के एकीकरण के लिए, इटली के लिए लड़ने के लिए। जब इनको लगा कि हमारा आंदोलन बहुत बढ़िया चल रहा है, तो इन्होंने 1834 ईस्वी में एक और संगठन बनाया जिसका नाम है यंग यूरोप। ठीक है ना, मेजनी एक और संगठन बनाते हैं जिसका नाम क्या है, यंग यूरोप। और मेजनी जो है वो यंग इटली और यंग यूरोप में लोगों को प्रोत्साहित कर करके जोड़ रहे थे ताकि हम एक मजबूत संगठन बना सके और ऑस्ट्रिया से लड़ सके। ठीक है ना, तब लोग यंग इटली और यंग यूरोप में जुड़ रहे थे। तभी इसके बारे में पता चल गया ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख को कि कोई मेजनी नाम का आदमी है जो यंग इटली, यंग यूरोप जैसे संस्था बना करके इटली का एकीकरण करना चाह रहा है। ठीक है ना, जैसे ही ये बात मेटरनिख को पता लगा, जैसे ही ये बात मेटरनिख को पता लगा, तो मेटरनिख क्या किया पता है, इसके द्वारा चलाए गए, यानी कि मेजनी के द्वारा चलाए गए आंदोलन को दबा दिया। मेजनी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उस आंदोलन को दबा दिया और मेजनी को मरवाने के लिए उसके पीछे आदमी लगा दिया। कि कौन है ये मेजनी जो चाहता है कि हम इटली का एकीकरण करें, यानी कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जाएं। ठीक है ना, इसने क्या किया पता है, ये मेजनी को, जो मेटरनिख था ना, वो मेजनी के पीछे आदमी लगा दिया। अंत में बेचारा मेजनी अपना जान बचाने के लिए दूसरे देश में चला गया। मेजनी सोचा कि जान बचेगा तब न, जान बचे तो लाख उपाय। ठीक है ना, मेजनी भी सोचा कि जान बचे तो लाख उपाय, और मेजनी जो है ना वो बेचारा देश छोड़ दिया, इटली छोड़ करके दूसरे देश में चला गया कि चलो कम से कम जान तो बचेगा, क्योंकि मेटरनिख एकदम हाथ धो करके मेजनी के पीछे पड़ गया था। लेकिन एक बहुत बड़ा योगदान निभाया मेजनी ने इटली के एकीकरण के लिए, यानी कि समझिए कि वृक्ष रोप दिया था, पौधे, मतलब कहते हैं ना कि घर का नींव डाल दिया था, यानी कि इटली के एकीकरण का नींव डाल दिया था मेजनी ने। इसलिए मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इसलिए मेजनी को क्या कहा जाता है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। अब जब मेजनी पहला शुरुआत किया, मेजनी ने इतना बड़ा काम किया कि भाई ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जाकर के, मेटरनिख के विरुद्ध जाकर के यहां पे कम से कम इतना बड़ा आंदोलन किया, यंग यूरोप बनाया, यंग इटली बनाया। अब लोगों के अंदर वो हिम्मत आने लगी कि हम भी कुछ कर सकें। और मेजनी के बाद अब जो दूसरा प्रयास करते हैं, यहां से कुछ क्वेश्चन आंसर आता है जो कि हम आपको टॉपर बैच के अंदर दे देंगे। अब देखिएगा, यही है इटली। ठीक है ना, अब क्या हुआ कि मेजनी तो अपना काम करके चले गए, बेचारा जान बचा करके भागे। अब इटली में दो बड़े बड़े राज्य हैं, समझिएगा, ये पूरा इटली है, और इटली में यहां पर एक जगह है जिसका नाम है सार्डिनिया, जो कि पूरे इटली का सबसे शक्तिशाली प्रदेश है। ठीक है ना, ये जो बैगनी कलर का आप देख रहे हैं, ये क्या है, सार्डिनिया। और सेम बैगनी कलर आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, और इस जगह का नाम है पिडमाउंट। यानी कि इटली में सबसे शक्तिशाली जो जगह था वह था सार्डिनिया पिडमाउंट। ठीक है ना, सार्डिनिया नीचे है और पिडमाउंट ऊपर है। तो पूरे इटली का सबसे शक्तिशाली प्रदेश कौन था, सार्डिनिया पिडमाउंट था। और सार्डिनिया पिडमाउंट का जो राजा था वह राजा था विक्टर एमेनुअल। यह व्यक्ति, सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा कौन था, विक्टर एमेनुअल, यानी कि यह व्यक्ति जो है ना वो सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा था। अब विक्टर एमेनुअल जब सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा था, तो विक्टर एमेनुअल को लगने लगा कि भाई हम यहां का और यहां का तो राजा हैं, लेकिन विक्टर एमेनुअल चाहता था, यह व्यक्ति चाहता था कि पूरे इटली को हम एक करें, पूरे इटली का एकीकरण करें। ठीक है ना, पूरे इटली का एकीकरण करें। इसलिए सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक है विक्टर एमेनुअल, इसने अपना प्रधानमंत्री बनाया काउंट काबूर को। इसको बनाया, काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ था, कूटनीति बनाता था, दिमाग चलाता था। ठीक है ना, कूटनीति बनाता था, दिमाग चलाता था। तो सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था विक्टर एमेनुअल, इसने सोचा कि कुछ बड़ा करते हैं, और इसने क्या किया कि विक्टर एमेनुअल को अपना प्रधानमंत्री बनाया 1852 ईस्वी में। ठीक है ना, 1849 में खुद ये राजा बना था, 3 साल के बाद ही 1852 में इसने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब काउंट काबूर जानता था, काउंट काबूर यही है, ठीक है ना, काउंट काबूर जानता था कि अकेले तो हम चाहेंगे तो हम ऑस्ट्रिया से नहीं लड़ पाएंगे,
चूंकि ऑस्ट्रिया बहुत शक्तिशाली था, ऑस्ट्रिया बहुत शक्तिशाली था, तो काउंट काबूर सोचा कि सामना सामनी लड़ेंगे ना तो हम हार जाएंगे, हमरे थूर थार के चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसने सोचा काउंट काबूर ने कि क्यों ना पहले हम सार्डिनिया पिडमाउंट को अधिक शक्तिशाली बनाए। और काउंट काबूर क्या किया कि पहले सार्डिनिया पिडमाउंट जो इसका अपना शासन जगह था, अपना शासक जगह था, यानी कि इसका जो अपना राज्य था सार्डिनिया पिडमाउंट, उसको बहुत शक्तिशाली बनाया। और जब ये सार्डिनिया पिडमाउंट को बहुत शक्तिशाली बनाया, बहुत समझदार व्यक्ति था और सोचा कि बिना किसी दूसरे सहायता, बिना किसी दूसरे देश के सहायता के हम ऑस्ट्रिया से नहीं जीत सकते हैं। और सहायता लेने के लिए यह कहां गया पता है? फ्रांस के पास। यह व्यक्ति जो है काउंट काबूर दिमाग लगाया और सोचा कि किसी तरीके से अगर फ्रांस का सहायता मिल जाए ना, हम ऑस्ट्रिया से भिड़ लेंगे, ऑस्ट्रिया से लड़ लेंगे और हरा भी देंगे, ठीक है ना। तो ये काउंट काबूर सोचा कि फ्रांस हमको सहायता क्यों करेगा, क्यों हमको सहायता करेगा फ्रांस, पहले हमको कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हुआ क्या प्यारे बच्चों कि 1853-54 में एक युद्ध हुआ था, क्रीमिया का युद्ध, ठीक है ना। इसमें ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों लड़ रहा था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों लड़ रहा था। अब विक्टर एमेनुअल, ये काउंट काबूर सोचा कि यही अच्छा मौका है कि हम फ्रांस को साथ देते हैं। आज अगर हम फ्रांस की सहायता करेंगे तो कल होकर के फ्रांस भी हमारा सहायता करेगा। इसलिए बिना कहे हुए, बिना मदद मांगे हुए ये काउंट काबूर जो है वो फ्रांस के पक्ष में सैनिक को भेज देता है, यानी कि बिना मदद मांगे हुए यह फ्रांस की सहायता करता है, ठीक है ना। काउंट काबूर जो है वो बिना सहायता मांगे हुए ही फ्रांस की सहायता करता है। फ्रांस वाला देखा कि अरे इटली के सेना आ गया हमारी सहायता में, फ्रांस वाले को बड़ा अच्छा लगा कि चलो बिना सहायता मांगले सहायता प्रदान किया। और अगर कोई आपको बिना सहायता मांगले सहायता दे दे तो सोचिए कितना बढ़िया रहेगा। आप किसी से सहायता ना मांगिए लेकिन फिर भी वो आपको सहायता करे, फिर भी वो आपको हेल्प करे, कितना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगा फ्रांस को, और फ्रांस को लगा कि आज ये हमारा सहायता किया है, कल हम इसका भी सहायता जरूर करेंगे। और यही तो चाहता था कौन? काउंट काबूर। काउंट काबूर यही चाहता था कि हम भी अब इसकी मतलब किसी तरीके से फ्रांस हमारी सहायता करे। अंत में फ्रांस जो है वो सहायता करता है और एक मीटिंग होना था, एक सम्मेलन होना था, एक संधि होना था, पेरिस की संधि जो 1856 में हुआ। इस संधि में काउंट काबूर भी गया फ्रांस की तरफ से काउंट काबूर को बुलाया गया। और फ्रांस की तरफ से जब काउंट काबूर को बुलाया गया तो काउंट काबूर गया उस संधि में, पेरिस की संधि में, और अपना बात रखा कि बताइए हम इटली का एकीकरण करना चाहते हैं, इसमें ऑस्ट्रिया क्यों हस्तक्षेप करता है। इस संधि में ऑस्ट्रिया को कहा गया कि आप गलत तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, आपको इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जब इटली के बारे में पता चला पूरे दुनिया के लोगों को, अरे फ्रांस इटली का सहायता कर रहा है, तब पूरे दुनिया के लोगों का नजर इटली पे गया। यानी कि काउंट काबूर अपने दिमाग के बदौलत, अपने कूटनीति के वजह से इटली की समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया, ठीक है ना। काउंट काबूर क्या किया कि इटली की समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। अरे ये तो हमारा समस्या है ही नहीं, ये तो पूरे यूरोप का समस्या है। समझ आ रहा है ना? पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। और अब इटली के एकीकरण का चर्चा पूरे देश में होने लग गया था। इटली के एकीकरण का चर्चा पूरे देश में होने लग गया था। और अब क्या हुआ कि जो काउंट काबूर है अपने कूटनीति के दम पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। और साथ ही फ्रांस के तत्कालिक राष्ट्रपति जो नेपोलियन तृतीय थे, उन्होंने इटली को जरूरत पड़ने पर सैनिक मदद करने का वादा कर दिया। कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे वो बोल दिए कि अगर जरूरत पड़ेगा तो हम आपको मदद करें। यानी कि जो काउंट काबूर चाहता था वही हो गया। काउंट काबूर चाहता था कि किसी भी तरीके से फ्रांस हमारा मदद करे, और वही हो गया। फ्रांस अब मदद करने के लिए तैयार हो गया। अंत में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा को लेकर के युद्ध शुरू हो गया, और इस युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। अंत में जो होना था वही हुआ। सार्डिनिया पिडमाउंट जो था वो ऑस्ट्रिया से भिड़ गया, और फ्रांस जो है वह इटली का साथ देने लगा, यानी कि काउंट काबूर का साथ देने लगा। और जब फ्रांस काउंट काबूर का साथ दिया तो फ्रांस इस युद्ध में जीत भी गया। लेकिन बहुत जल्द ही फ्रांस अपना सेना वापस बुला लिया। फ्रांस अपना सेना बहुत जल्दी वापस कर लिया।
साथ तो दिया इटली को, शुरुआत में तो बहुत भरपूर सहायता किया इटली को, लेकिन जब बहुत अधिक खर्च होने लगा युद्ध में, जब लगने लगा कि आज हम इटली का साथ दे रहे हैं, कल हो सकता है कि हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाए, जब इसके मन में इस प्रकार का भाव आया तो इटली का साथ देना बंद कर दिया। कौन? फ्रांस। यानी कि शुरू में तो साथ दिया लेकिन बाद में साथ देना बंद कर दिया। कहा कि बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, ठीक है ना, इतना खर्चा हो रहा है कि हम साथ नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, समझिएगा जरा ध्यान से। और इटली का संगठित होना भी फ्रांस को उचित नहीं लग रहा था। अब इटली पुनः जो है वो कमजोर पड़ गया, और जब इटली पुनः कमजोर पड़ गया तो उसने एक संधि किया, ज्यूरिख का संधि, ठीक है ना, एक संधि किया, ज्यूरिख का संधि। और जब वह ज्यूरिख का संधि किया तो कहा कि लोम्बार्डी का प्रदेश जो है वो पिडमाउंट के अधिकार में दिया जाए, वेनेसिया को ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, और नीस तथा उस सेवा प्रदेश को फ्रांस को, यानी कि इटली के जो अलग अलग क्षेत्र थे उसको अलग अलग देशों को बांट करके किसी तरीके से एक संधि किया, जिसको ज्यूरिख का संधि कहते हैं। और फ्रांस को भी दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय को काउंट काबूर ने अपने क्षेत्र नीस तथा सेवाएं के प्रदेश देने का लोभ दिया। इटली कहा कि जो इटली का काउंट काबूर था ना, वो फ्रांस को बोला कि ऐसा करिए, आप थोड़ा सा हमारा मदद और कर दीजिए, हम आपको 2 गो राज्य दे देंगे, ठीक है ना। फ्रांस को लगा कि अरे 2 गो राज्य देने का बात कर रहा है, नीस और सेवाएं। जब देने का बात किया तो कहा कि बताओ हम क्या करेंगे। तो इटली कहा फ्रांस को कि बस कुछ नहीं, जब हम युद्ध करेंगे ना तो आप एकदम न्यूट्रल रहिएगा, आप किसी के तरफ से युद्ध मत करिएगा, बस इतना ही चाहिए हमें, आप किसी के तरफ से हस्तक्षेप मत करिएगा, ठीक है ना। और एकदम निष्क्रिय रहने का बस वादा कर लिया, ठीक है ना, कहा कि बस आप निष्क्रिय रहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, यानी कि निष्क्रिय रहने के लिए बोल दिया, ठीक है ना। जब फ्रांस निष्क्रिय रह गया तो इधर सार्डिनिया पिडमाउंट तो बड़ा ताकतवर था ही, उसने क्या किया 1860-61 तक काउंट काबूर ने मध्य इटली की सभी रियासतों को अपने में मिला लिया। यानी कि जब फ्रांस एक तरफ अलग हुआ, शक्तिशाली तो इटली अब हो ही गया था, धीरे 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 करके सिसिली, नेपल्स और रोम, वेनेसिया को छोड़ करके बाकी पूरे इटली को अपने कब्जे में कर लिया था काउंट काबूर, ठीक है ना। यानी कि काउंट काबूर जो है वो पूरे इटली को अपने में मिला लिया। सिर्फ 2-3 प्रदेश छूटा था, सिसिली, नेपल्स, रोम और वेनेसिया, ये सब। यानी कि काउंट काबूर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। काउंट काबूर ही वो व्यक्ति है जिसने इटली की समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। आ गया ना? काउंट काबूर ही वो व्यक्ति है जिसने इटली की समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। अब क्या हुआ प्यारे बच्चे, काउंट काबूर के बारे में 2 क्वेश्चन आता है। अब उससे पहले ही बिस्मार्क जो है वो बेचारा मर जाता है, यानी कि पूरे इटली का एकीकरण नहीं कर पाता है, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु हुई उसके बाद एक व्यक्ति और आया हीरो बन करके, उसका नाम है गैरीवाल्डी। ये व्यक्ति आता है, पूरा दमखम के साथ आया। इसने भी एक संगठन बनाया जिसका नाम था लाल कुर्ती, ठीक है ना। गैरीवाल्डी भी एक संगठन बनाया, पेशा से तो नाविक था, नाव चलाने का काम करता था, ये समझ में आ गया ना, नाव चलाने का काम करता था, लेकिन कहा कि हम इटली का एकीकरण करना चाहते। और इसने क्या किया कि एकदम लाल कुर्ती का गठन किया, सभी युवाओं को, सैनिकों को एक साथ जोड़ा, आओ देखा न ताओ, सिसिली, नेपल्स को अपने अधिकार में ले ली। बड़ो शक्तिशाली एकदम आक्रमण किया, ठीक है ना। और सिसिली और नेपल्स को बुर्बो राजवंश से मुक्त करा लिया। सिसिली, नेपल्स को अपने कब्जे में ले लिया, और अपने कब्जे में लेकर के गैरीवाल्डी क्या किया, विक्टर मैनुअल को दे दिया, क्योंकि सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा विक्टर मैनुअल था, विक्टर मैनुअल को दे दिया। अब विक्टर मैनुअल कहा कि ऐसा है गैरीवाल्डी कि तुम बहुत मेहनत किए हो, तुम ऐसा करो कि दक्षिणी इटली का राजा बन जाओ। ये कहा कि नहीं, हमको राजा उजा बनने का शौक नहीं है, हम बस साधारण किसान की तरह जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। यानी कि इटली का एकीकरण पूरा किया गैरीवाल्डी, और उसके बाद साधारण किसान का जीवन व्यतीत करने लगा। अपना जीता हुआ क्षेत्र विक्टर मैनुअल को दे दिया और खुद चला गया साधारण किसान का जीवन व्यतीत करने लगा। समझ में आ गया ना? साधारण किसान की तरह जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। बताओ भाई, इससे अच्छा और बात क्या हो सकता है?
समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बाबू, समझ में आ गया ना? यानी कि इटली का एकीकरण पूरा हुआ। 3 व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है, 4 व्यक्ति का। सबसे पहला मेजनी, दूसरा विक्टर मैनुअल और उसका प्रधानमंत्री काउंट कावूर, और चौथा व्यक्ति कौन है? गैरिबाल्डी। ये 4 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इटली के एकीकरण, ठीक है ना? और ये 4 लोगों की वजह से ही इटली का एकीकरण पूरा हो पाया। ये 4 लोगों की वजह से इटली का एकीकरण पूरा हो पाया। और अब अंत में प्यारे बच्चों हम लोगों को पढ़ना है जर्मनी का एकीकरण, ठीक है ना? समझिएगा। ठीक है ना? और यहां पर युद्ध भी होता है। 1866 में सेडोवा का युद्ध, 1870 में सेडोन का युद्ध, ये सब जर्मनी में भी हम लोग को पढ़ना है, इसलिए ये सब चीज को हम यहां पे स्किप कर रहे हैं। अब बात करते हैं जर्मनी के बारे में, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है ना? जर्मनी क्या है प्यारे बच्चों कि जर्मनी बहुत समृद्ध देश था, ठीक है ना? और नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस का शासक बना था तो जर्मनी को भी एक करने का प्रयास किया था। जर्मनी जो कि 300 छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था, उसे, और उसमें जो सबसे शक्तिशाली राज्य था वो था प्रशा, ठीक है ना? समझिएगा ध्यान से, जर्मनी जो है वो 300 छोटे बड़े राज्यों में बिखरा हुआ था। और सबसे शक्तिशाली कौन था बाबू? बताओ जल्दी से, सबसे शक्तिशाली कौन था? तो सबसे शक्तिशाली था प्रशा। प्रशा सबसे शक्तिशाली था। और जब नेपोलियन सम्राट बना था तो इस 300 को समेट करके मात्र 39 राज्यों में एकदम ला दिया था। और ये जो 39 राज्यों में लाया था ना, और इस 39 राज्यों का जो संघ बनाया था उसका नाम पड़ा राइन राज्य संघ। समझ में आ रहा है ना? राइन राज्य संघ। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी को एक करने का प्रयास किया था अपने शासनकाल में। जब 1804 से लेकर के 1815 तक नेपोलियन शासन किया तो उस समय पूरे जर्मनी को एक करने का प्रयास किया था नेपोलियन, ठीक है ना? और 300 छोटे छोटे भागों में जो जर्मनी फैला हुआ था उसको सिर्फ 39 राज्यों में ला करके बदल दिया। यानी कि नेपोलियन की वजह से जर्मनी एक हुआ था। लेकिन जब पुनः वियना की संधि हुई तो वियना की संधि में पुनः इसको बांट दिया गया। 1815 में जब वियना का सम्मेलन हुआ तो राइन राज्य संघ का नाम बदल करके जर्मन महासंघ कर दिया गया। यानी कि जब वियना की संधि हुई तो नेपोलियन बोनापार्ट अपना रुख जो है वो जर्मनी के ऊपर भी नहीं बदला और जर्मनी को भी पुनः पहले वाले स्थिति में ला दिया। और जो जर्मन राइन संघ का निर्माण नेपोलियन ने किया था उसका नाम बदल करके जर्मन महासंघ कर दिया गया, ठीक है ना? हाँ, तो यहां से सवाल बनता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन ने, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। जब व्यापारियों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा, व्यापारी वर्ग के लोग भी जब बहुत ज्यादा नाखुश रहने लगे, व्यापारियों को भी जब बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगा तो जॉल्वे राइन नामक एक संस्था बनाया गया प्रशा के तरफ से, ठीक है ना? और प्रशा सबसे शक्तिशाली था। प्रशा के तरफ से जॉल्वे राइन नामक एक संस्था बना जो कि व्यापारियों की संस्था थी और व्यापारी लोग इसमें जुट गए। और जितने भी जर्मनी के व्यापारी थे सब इस संस्था में जुड़ गए, जॉल्वे राइन नामक संस्था में। और जब सब लोग इस लाल कुर्ती का मतलब, लाल कुर्ती एक संगठन का नाम है बाबू। जैसे यंग इटली एक संगठन का नाम है, यंग यूरोप एक संगठन का नाम है, वैसे ही लाल कुर्ती एक संगठन है जो कि गैरिबाल्डी के द्वारा बनाया गया था। समझ में आ गया ना? ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ कि जॉल्वे राइन में पूरे व्यापारी वर्ग के लोग जुट गए और पूरा जर्मनी जो है वो आर्थिक रूप से एक हो गया। अब क्या हुआ कि प्रशा का शासक जो था फ्रेडरिक विलियम, यह निरंकुशवादी आदमी था। यह नहीं चाहता था कि भाई जर्मनी का एकीकरण हो। लेकिन 1861 ईस्वी में फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु हो जाती है और फ्रेडरिक विलियम का जो भाई है जिसका नाम है विलियम प्रथम, वह जो है जर्मनी का यानी कि प्रशा का शासक बन जाता है। जब विलियम प्रथम प्रशा का शासक बना तो उसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया एक महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को। यही है बिस्मार्क। विलियम प्रथम जब 1861 ईस्वी में प्रशा का शासक बना तो 1862 ईस्वी में इसने अपना प्रधानमंत्री बनाया बिस्मार्क को, ऑटो वन बिस्मार्क को, ठीक है ना? समझिएगा बाबू।
बिस्मार्क को इसने प्रधानमंत्री बनाया, और जब बिस्मार्क प्रधानमंत्री बना, इसने जर्मनी को एक करने के लिए पूरा दमखम लगा दिया। बिस्मार्क कहा कि भाई भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा, अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो विशाल सेना का संगठन करना होगा, बहुत बड़ा सेना बनाना होगा। और बिस्मार्क ने वही किया, एक विशाल सेना को बनाया, बहुत बड़ा सेना बनाया, और उस सेना को बहुत बढ़िया बढ़िया व्यवस्था दिया। और इसने जो ये बिस्मार्क ने जो कहा ना कि बिना सेना के कुछ नहीं होगा, उसे कहते हैं रक्त और लौह की नीति। क्या कहते हैं? रक्त और लौह की नीति कहते हैं। बिस्मार्क के द्वारा जो नीति बनाया गया उसे रक्त और लौह की नीति कहते हैं। और यहां पे बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई, ठीक है ना। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई, विशाल सेना का संगठन किया। और जब विशाल सेना का संगठन किया, समझिएगा आप, जरा ध्यान से समझिएगा, बिस्मार्क जो है ना वो 2-3 युद्ध करता है। बिस्मार्क जो है वह 2-3 युद्ध करता है। अब यहां पे आपको समझने का जरूरत है, जैसे मान लिया जाए ऊपर में यहां पे जर्मनी है, ठीक है ना, यहां पे ऑस्ट्रिया है, यहां पे बाबू फ्रांस है, यहां पे क्या है? फ्रांस। यहां पे है इटली, और ऊपर में एक हिस्सा है डेनमार्क। अब समझिएगा कि जर्मनी का कुछ हिस्सा ना डेनमार्क अपने कब्जे में किए हुए था। जैसे 2 हिस्सा महत्वपूर्ण है, सोल्सबिंग और होल्स्टिंग, ठीक है ना। जर्मनी का हिस्सा था कब्जा में किए हुए, कौन? डेनमार्क, जिसका नाम है सोल्सबिंग और होल्स्टिंग, सोल्सबिंग और होल्स्टिंग, ठीक है ना। यह किसके कब्जे में था? डेनमार्क के कब्जे में। अब बिस्मार्क बड़ा कूटनीति वाला आदमी था, बड़ा दिमाग से चलता था। बिस्मार्क क्या किया कि पहले ऑस्ट्रिया से दोस्ती किया, ऑस्ट्रिया को कहा कि भाई हाथ मिला लो। उस समय तक बिस्मार्क भी बड़ा ताकतवर बन गया था, प्रशा बहुत ताकतवर बन गया था, तो ऑस्ट्रिया को लगा कि ठीक है। और जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों मिल करके डेनमार्क पे चढ़ाई किया, ठीक है ना। ये डेनमार्क पे आक्रमण किया। जब डेनमार्क पे आक्रमण किया तो सोल्सबिंग और होल्स्टिंग को डेनमार्क से छीन लिया, ठीक है ना। सोल्सबिंग और होल्स्टिंग को डेनमार्क से छीन लिया, ठीक है बाबू, समझ में आ गया ना। जब डेनमार्क को सोल्सबिंग और होल्स्टिंग को छीना तो सोल्सबिंग मिल गया प्रशा को और होल्स्टिंग मिल गया ऑस्ट्रिया को, ठीक है। अब क्या हुआ कि डेनमार्क वाला क्षेत्र तो अपना छुड़ा लिया जर्मनी, कहा कि चलो भाई ऊपरे से निश्चित हो गए। अब क्या किया कि बहुत सारा हिस्सा ऑस्ट्रिया भी कब्जा किए हुए था जर्मनी का, बहुत सारा हिस्सा ऑस्ट्रिया भी कब्जा किए हुए था। तब अंत में जर्मनी जो है वो फ्रांस के पास जाता है और इससे एक संधि करता है, तटस्थता की संधि, और कहता है कि सिर्फ हम युद्ध करेंगे तो आप तटस्थ रहिएगा, आप किसी के साथ युद्ध मत करिएगा, बस आप एक्टिव रहिएगा। और जर्मनी जो है वो इटली के साथ भी जाकर के सैन्य की संधि करता है, सैन्य सहयोग की संधि, कि भाई हमको जरूरत पड़ेगा तो आप सेना दीजिएगा। यानी कि जर्मनी एक तरफ फ्रांस के साथ संधि किया और एक तरफ जो है वो इटली से संधि कर लिया। और संधि करने के बाद 1866 ईस्वी में सेडोवा के मैदान में जाकर के लड़ना शुरू कर दिया। किससे? ऑस्ट्रिया से। 1866 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया का युद्ध छिड़ गया। जर्मनी में मुख्य रूप से जो प्रशा है, ठीक है ना, हम पूरे जर्मनी की बात नहीं कर रहे हैं, प्रशा का बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था तो बताइएगा प्रशा और ऑस्ट्रिया, प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में यह युद्ध हुआ था, ठीक है ना, प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में। और चूंकि जर्मनी को फ्रांस और इटली का सहयोग प्राप्त था, इसलिए जर्मनी इस युद्ध को बड़ी बढ़िया से जीत जाता है, ऑस्ट्रिया बुरी तरीके से हार जाता है। अब ऑस्ट्रिया के कब्जे में जो भी क्षेत्र था वो जर्मनी अपना उड़ा लेता है, यानी कि डेनमार्क से भी छीन लिया और ऑस्ट्रिया से भी। अब बहुत सारा क्षेत्र फ्रांस भी कब्जा किए हुए,
ठीक है ना। तो अगला बारी था फ्रांस का। अब जब चारों तरफ से निपट लिया तो बिस्मार्क सोचा कि अब फ्रांस से बचा है ना, अब जर्मनी जो है यानी कि प्रशा का जो शासक है ये प्रधानमंत्री बिस्मार्क, वो फ्रांस से युद्ध करता है 1870 में। 1870 में युद्ध किया सेडोन के मैदान में, ठीक है ना, जिसको कहते हैं सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध किया, और जब सेडोन का युद्ध किया तो फ्रांस को बुरी तरीके से हरा लिया, और जर्मनी जो है वो फ्रांस के द्वारा जो आक्रमण किया, वो फ्रांस के द्वारा जो अधिकार वाला क्षेत्र था उसको भी छुड़ा करके अपने में मिला लिया, उसको भी छुड़ा करके अपने में मिला लिया। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए प्यारे बच्चों तो जर्मनी का एकीकरण हो गया था और बिस्मार्क के वजह से हुआ। यानी कि अब जर्मनी का भी एकीकरण पूरा हो गया। 2-3 युद्ध है, एक तो डेनमार्क से युद्ध है जहां से सोल्सबिंग और होल्स्टिंग छीना, 1866 में सेडोवा का युद्ध और 1870 में सेडोन का युद्ध। और इतना युद्ध लड़ने के बाद जो है वो जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। यानी कि जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में एक संधि होता है जिसको कहते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। जब सारा युद्ध जीत जाता है तो 1871 ईस्वी में एक संधि हुआ, फ्रैंकफर्ट की संधि, और फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत ही इटली का भी एकीकरण हुआ और जर्मनी का भी एकीकरण, ठीक है ना। तो यहां पे इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है एक संधि के कारण, उसका नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। और जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? तो बिस्मार्क का रहा। समझ में आ गया बाबू? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से। तो ये प्यारे बच्चों 1871 ईस्वी में एक संधि हुआ जिसको कहते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है ना। तो यहां पे जर्मनी और इटली का एकीकरण हो गया। अब जर्मनी और इटली के एकीकरण के देखिस की यूनान में भी स्वतंत्रता का आंदोलन चल पड़ा, क्योंकि यूनान उस समय तुर्की का गुलाम था। यूनान जो है ना वह तुर्की का गुलाम था। अब यूनान वाले लोगों को भी लगने लगा कि भाई हम भी आजाद हो सकते हैं, और यूनान भी आजादी के लिए लड़ना शुरू कर दिया। यूनान उस समय किसका गुलाम था? बताओ जल्दी से। यूनान किसका गुलाम था? तुर्की का गुलाम था। यूनान एक ऐसा देश जहां से पढ़ करके, जहां से सीख करके पूरे दुनिया के लोग विकास कर रहे थे, लेकिन खुद यूनान का विकास नहीं हो रहा था। यूनान तुर्की का गुलाम बना हुआ था। इसलिए यूनान सोचता है कि अब हम भी आजादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और यूनान जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब तुर्की कमजोर होता है, यानी इतना कमजोर हो गया तुर्की कि उसको यूरोप का मरीज कहा जाने लगा, और जब तुर्की कमजोर हुआ तब जाकर के क्या हुआ, यूनान अपने आप से लड़ने के लिए तैयार हो जाता और लड़ाई शुरू हो जाता है, और इस लड़ाई में यूनान को साथ भी देता है, ठीक है ना। एक संधि हुआ प्यारे बच्चे, एक राइटर थे इंग्लैंड के, ठीक है ना, लॉर्ड बायरन नाम था, वो शहीद हो गए, और जब शहीद हो गए इस स्वतंत्रता आंदोलन में तो और लड़ाई का लहर तेज हो गया। लड़ाई का लहर तेज हुआ तब जा करके एड्रियानो पूल का संधि, एक संधि हुआ जिसको एड्रियानो पूल का संधि कहा जाता है। बाबू ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यह संधि हुआ था 1829 ईस्वी में, एड्रियानो पूल की संधि, और 1829 ईस्वी में एड्रियानो पूल की संधि हुई और कहा गया कि यूनान को हम आजाद कर देंगे। यूनान को क्या करेंगे? आजाद कर देंगे। और यूनान को आजाद करने के लिए तुर्की तैयार हो गया, लेकिन वो आजाद नहीं कर रहा था, सिर्फ तैयार हो गया था, लिखा पढ़ी हो गया था कि आजाद कर देंगे, लेकिन वो आजाद नहीं कर रहा था। अंत में लोगों को लगा कि ये तो भाई बरगला दिया, कहा कि हम आजाद कर देंगे लेकिन आजाद नहीं कर रहा है। तब लोगों ने फिर से आंदोलन किया और फिर से दोबारा एक संधि हुआ 1832 ईस्वी में, जिसको कहते हैं कुस्तुनतुनिया की संधि, और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को आजाद कर, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लास्ट में यूनान भी जो है वो आजाद हो गया, और यहीं पर प्यारे बच्चों आपका चैप्टर भी समाप्त हो। लगभग 1.25 घंटे का ये क्लास आपका चैप्टर समाप्त कर दी। तो बताओ बाबू यह क्लास पूरा कैसा लगा आप लोगों को? हमने कहा था ना कि आज एकदम बेहतर तरीके से पूरा रिवीजन करवा देंगे वन शॉट में, और ये पूरा वन शॉट में हम आपको कंप्लीट भी करवा दिए। आप में से बहुत सारे बच्चे बातचीत करते रहे, देख रहे थे कि बहुत सारे बच्चे बातचीत कर रहे थे,
हम इधर प्रवचन दे रहे थे, ये दुखने लग गया 2 घंटा बोलते बोलते, और आप लोग भाई अपना अलग राग अलाप रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात जरूर है, जो बच्चे ये 2 घंटा कंसंट्रेट होकर के हमें सुन लिया होगा, जीवन में कभी भी यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर को नहीं भूल पाएगा, ठीक है ना। जीवन में कभी भी राष्ट्रवाद चैप्टर को नहीं भूल पाएगा, एकदम कंफर्म कहते हैं हम। तो इसलिए कहते हैं ना कि आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करिए। बताओ बाबू, ये पूरा कैसा लगा, पूरा कहानी कैसा लगा यूरोप में राष्ट्रवाद का, एक बार जल्दी से बताइए। और कल हम आप लोगों के लिए फिजिक्स शुरू कर रहे हैं शाम में, ठीक है ना। फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन, फिजिक्स का पहला चैप्टर हम प्रकाश का प्रवर्तन शुरू कर रहे हैं। इसका नोट्स, इस चैप्टर का नोट्स टॉपर बैच में कल तक आप लोग को मिल जाएगा। इस पूरे चैप्टर का नोट्स कल तक टॉपर बैच में आप लोगों को मिल जाएगा। तो कल टॉपर बैच से आप लोग जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये क्लास बहुत बेहतरीन लगा होगा आपको, हमें पूरा उम्मीद है। और अगर बेहतरीन लगा है तो सचमुच में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर जी बेहतरीन, ठीक है ना। बाकी फिर कल मिलते हैं, कल एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन। वो चैप्टर भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हम कल बताएंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अब कल वाली क्लास में। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्लास कैसा लगा है, ये पूरा लेक्चर आपको कैसा लगा, पूरा 1 शॉट रिवीजन आपको कैसा लगा, ये जरूर कमेंट करके आप हमें बताइएगा, ठीक है ना। हाँ, बाकी फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। आप लोग बढ़िया से हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाई आगे करते रहिए। तब तक के लिए